वार्निंग डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियां पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय सीएम नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 171 अरमान आहूजा। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मानसरोवर झील राजवंश एन्क्लेव के पहाड़ के बीचों बीच स्थित है और यह एक कृत्रिम झील है। इसका क्षेत्रफल इतना विशाल है कि यह लगभग वेस्ट लेक को टक्कर दे सकता है। ऐसी शानदार इंजीनियरिंग की मिसाल साफ देखी जा सकती है। यही एक बड़ा कारण है कि राजवंश एन्क्लेव को शिवगढ़ का पर्याय माना जाता है। लगातार हो रही हल्की बारिश के बीच मानसरोवर झील धुंध से भरी और विशाल लग रही थी। बाहर देखने पर यह भव्य और असीम थी, जिससे ऐसा एहसास होता था जैसे समंदर की लहरें पीछे हटकर एक खुला आसमान दिखा रही हों, जो पल भर में किसी का भी दिमाग शांत कर दे। मानसरोवर झील के किनारे चारों तरफ अस्थायी देखने के स्टैंड बनाए गए थे, जिनके ऊपर छतरियां लगी थीं। उन छतरियों के नीचे खड़े थे वो रसूखदार और अमीर लोग जो अलग अलग जगहों से भागकर यहाँ आए थे। इनके चेहरे अक्सर फाइनेंस मैगजीन और टीवी पर देखे जाते हैं। अगर उनका ऐसा रुतबा न होता तो वो पहाड़ के नीचे लगी सुरक्षा की इतनी कड़ी परतों को पार ही नहीं कर पाते। वे सुबह सुबह ही मानसरोवर झील के किनारे पहुंच गए थे। कुछ ने तो एक रात पहले ही अपने लोगों को भेजकर सबसे अच्छी जगहें बुक कर ली थीं। जहां तक आम और छोटे परिवारों की बात है, उन्हें पहाड़ के नीचे भारी सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया था और उनके पास इस इलाके में घुसने का कोई चांस ही नहीं था। सुरक्षा की इन परतों की वजह यह थी कि उच्च अधिकारी नहीं चाहते थे कि कोई और दुर्वासा प्रताप सिंह और परमगुरु अरमान के बीच होने वाले इस महामुकाबले को देखे। कहीं ऐसा न हो कि इस भयानक लड़ाई का समाज की शांति पर बुरा असर पड़े। इस इलाके में सुरक्षा की जिम्मेदारी राजवंश थाना के सभी पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई थी। इस पूरी तैनाती की कमांडर कैप्टन अंजलि देसाई थीं, जो शिवगढ़ की 4 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती थीं। इस वक्त वह अपनी पुलिस कार में राजवंश एन्क्लेव के पहाड़ की तलहटी का पूरा चक्कर लगाकर वापस गेट पर लौटी थीं। अपने सहयोगियों से भिड़ रहे और वहां से जाने से इनकार कर रहे रसूखदार लोगों के उस झुंड को देखकर अंजलि देसाई ने मन ही मन अरमान आहूजा को दर्जनों बार कोसा। 3 दिन पहले जब से उसने दुर्वासा प्रताप सिंह और अरमान आहूजा के बीच हुई चुनौती के बारे में सुना था, तब से उसके मन में अरमान आहूजा को लेकर काफी गुस्सा भरा हुआ था। इस ड्यूटी के लिए उसे ऊपर से आदेश मिला था कि छुट्टी पर गए सभी अधिकारियों को अपनी छुट्टी कैंसिल करनी होगी और इस महायुद्ध से पहले वापस थाने लौटना होगा। वह अंजलि देसाई छुट्टी पर गए उन अधिकारियों में से एक थी। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो ठीक था, आखिर आदेश का पालन करना तो फर्ज है। लेकिन असली समस्या ये थी कि भारत हमेशा से एक ऐसा समाज रहा है जहां निजी संपर्कों का बहुत महत्व है। भले ही बड़े अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हों कि बाहरी लोगों को लड़ाई देखने के लिए पहाड़ पर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यह नियम सिर्फ आम नागरिकों पर लागू होता था। जिनके पास रुतबा और हैसियत थी, वे स्वाभाविक रूप से सुरक्षा को चकमा देने के लिए अपनी जान पहचान निकाल ही लेते थे। अंजलि देसाई को उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं थी जो सीधा सुरक्षा पार कर सकते थे, क्योंकि उनसे उसका कोई लेना देना नहीं था। जो लोग पहले से मानसरोवर झील के किनारे पहुंच चुके थे, वो इसी कैटेगरी में आते थे। उसे जिस बात से चिढ़ थी, वह उसके सामने खड़े उन मध्यम वर्ग के परिवारों के मुखियाओं का झुंड था, जिनकी पहुंच उतनी बड़ी नहीं थी। वे नीचे वालों से बेहतर थे, लेकिन ऊपर वालों जितने अच्छे नहीं थे। वे कोई तगड़ी जान पहचान नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्हें मजबूर होकर उसके पास आना पड़ा। 2 दिन पहले जब से उसे ओवरऑल डिप्लॉयमेंट कमांडर का पद मिला था, उसका फ़ोन बजना बंद ही नहीं हुआ था। फ़ोन उन लोगों की कॉल से भरा हुआ था जो मक्खन लगाकर पीछे के रास्ते से अंदर घुसना चाहते थे। वह पहले भी ऐसे लोगों से निपट चुकी थी और अच्छी तरह जानती थी कि संपर्कों का ये जाल बहुत पेचीदा है। किसी एक को नाराज करने का मतलब था पूरे सिस्टम पर असर पड़ना। हालांकि उसका बैकग्राउंड मजबूत था और वह उनसे डरती नहीं थी, लेकिन इन परेशानियों से बचा जा सकता था। फिर भी उस कमीने अरमान आहूजा की दी हुई एक अजीब चुनौती की वजह से ये सब उसके सिर मर दिया गया। वह अरमान आहूजा से नफरत क्यों न करे। पहले से ही गुस्से में उबल रही अंजलि का पारा तब और चढ़ गया जब उसने देखा कि ये अमीर परिवारों के मुखिया लगातार बकवास किए जा रहे थे। अपनी वर्दी पहने हुए कार से उतरकर वह लंबे डग भरती हुई आगे आए। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और हवा में एक गोली चला दी, जिससे वहां पल भर में सन्नाटा छा गया।
अगर गार्ड से दोबारा उलझने की हिम्मत की तो तुम पर एक पुलिस अफसर पर हमला करने का चार्ज लगेगा, सीधा गोली मार दूंगी। अंजलि देसाई दहाड़ी। वो परिवारों के मुखिया, जो कुछ ही पल पहले तक बहुत अकड़ रहे थे, अब इतने खौफ में आ गए कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कुछ डरपोक तो बिना कुछ सोचे समझे मुड़े और चुपचाप वहां से खिसक लिए। तभी एक हवा का झोंका आया और पहाड़ की उस शांत तलहटी में अचानक आसमान से बहते हुए संस्कृत के मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। सभी ने अनजाने में ही ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि लगातार हो रही हल्की बारिश और गिरती बूंदों के बीच सुनहरे कमल के फूल धीरे धीरे खिल रहे थे, जो बहुत दूर से आ रहे थे और पहाड़ के ऊपर तक एक चिकना रास्ता बना रहे थे। पलक झपकते ही उन्होंने अपनी आंखों से एक फीके पीले भिक्षु के कपड़ों में एक इंसान को सुनहरे कमलों पर कदम रखते, विशाल नदी को पार करते और पास आते हुए देखा। अगले ही पल भिक्षु के रूप वाले उस इंसान ने लोड्स फॉल कमल का गिरना का मंत्र पढ़ा और एक के बाद एक सुनहरे कमल पर कदम रखते हुए, हर कदम के साथ दर्जनों गज की दूरी तय करते हुए लोगों के सिर के ऊपर से गुजरा और कदम दर कदम पहाड़ पर चढ़ने लगा। उस झुके हुए भिक्षु की परछाई भीड़ के सिर के ऊपर मौजूद सुनहरे कमलों के साथ ही गायब हो गई। सिर्फ भिक्षु के मुंह से निकला लोड्स फॉल मंत्र गूंजता रहा। दुनिया जानती है कि अमर होना अच्छा है, लेकिन केवल नाम और पैसा ही है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अतीत और वर्तमान के सेनापति और मंत्री अब कहाँ हैं? घास से ढकी सुनसान कब्रों का एक ढेर। दुनिया जानती है कि अमर होना अच्छा है, लेकिन केवल सोना और चांदी ही है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वे दिन भर बस इतना ही पछताते हैं कि उन्होंने काफी इकट्ठा नहीं किया, और जब उनके पास बहुत कुछ हो जाता है तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। बौद्ध मंत्रों की उन आवाज़ों को सुनकर परिवारों के वो मुखिया जो पहले जिद करने और वहां से न जाने का मन बना चुके थे, अचानक दया और करुणा से भर गए। उनकी आंखों से दुनियावी मोहमाया पूरी तरह गायब हो गई। वे मुड़े और आराम से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। अंजलि देसाई को भी अचानक बहुत दुख महसूस हुआ और वह अपने ही दर्द पर गहराई से अफसोस करने लगी। सुनहरे कमलों को धीरे धीरे गायब होते देखकर उसके अंदर भी सम्मान में घुटने टेकने की एक तीव्र इच्छा जागी। अगर उसका पेंडेंट अचानक गर्म होकर उसे उस उदासी की स्थिति से बाहर न खींचता तो वह यकीनन हार मान लेती और घुटने टेक देती। जब वह होश में आए तो उसने देखा कि वर्दी पहने हुए उसके ज्यादातर सहयोगी, चाहे वो आदमी हो या औरतें, उम्र की परवाह किए बिना जमीन पर घुटने टेके बैठे थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे और वे बिल्कुल उन सच्चे बौद्धों की तरह लग रहे थे जिन्होंने सालों तक ग्रंथों का पाठ किया हो। अंजलि देसाई जोर से चिल्लाई, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग होश में आए। गुस्से में पागल होकर उसने फिर से अपनी बंदूक निकाली और हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे आखिरकार उसके घुटने टेके हुए साथियों की नींद टूट गई। ये सब देखकर अंजलि देसाई मुड़ी और पहाड़ के बीच वाले हिस्से की तरफ देखने लगी। उसने अपने मुंह से नफरत से भरे 2 शब्द निकाले, दुष्ट साधु। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि उसने देखा एक लड़का पहाड़ की तलहटी से एक छोटे रास्ते से ऊपर आ रहा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, हाथ जेब में थे और उसके मुंह में एक लोमड़ी की पूंछ जैसी घास लटक रही थी। उसके चेहरे पर एक बेफिक्री थी और उसके कदम इतने हल्के थे कि वो जमीन के ऊपर तैरता हुआ लग रहा था, जिस पर धूल का एक कण भी नहीं था। तुम्हारा दुश्मन आ गया है। तुम ऊपर जाकर लड़ क्यों नहीं रहे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के को देखकर अंजलि देसाई के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो तो बस उसे गोली मार देना चाहती थी। 2-3 दिन से ठीक से नींद न आने के बाद अगर उसका बर्ताव अच्छा होता तो हैरानी की बात होती। अरमान आहूजा पिछले कुछ दिनों में उसके पास से कई बार गुजरा था और उसके इस गुस्से वाले स्वभाव का आदी हो चुका था, इसलिए उसने उसके गुस्से को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए जवाब दिया, एक दोस्त को लेने आया हूँ। ऐसे वक्त में भी तुम्हें दोस्त को लेने की पड़ी है? अंजलि देसाई इतने गुस्से में थी कि उसके कानों से धुआं निकल रहा था। अरमान आहूजा, तुम्हारा मुकाबला दुर्वासा प्रताप सिंह से है, भार्गव नाथ से नहीं। क्या तुम इसे थोड़ा सीरियसली ले सकते हो? और जो भी दोस्त है, क्या तुम मुझे एक कॉल नहीं कर सकते थे? खैर, जिस चेक पॉइंट को वे परिवारों के मुखिया बहुत मिन्नतें करने के बाद भी पार नहीं कर पाए, वो अरमान आहूजा के लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल का काम था। ये सुनकर अरमान आहूजा ने उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और पलटकर जवाब दिया, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, अगर मैंने तुम्हें कॉल किया होता तो क्या तुम पक्का मुझसे बदला लेने के लिए उसे पहाड़ पर जाने से जानबूझकर नहीं रोकती? अंजलि देसाई ने गंभीरता से इस बारे में सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तो ऐसा ही करती। ये देखकर अरमान आहूजा ने उस पर और ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरता रहा। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से अंजलि देसाई की आवाज़ आए, अरे अरमान आहूजा, तुम कहीं डर के मारे भाग तो नहीं रहे हो? बिना सिर घुमाए अरमान आहूजा ने मजाकिया लहजे में लेकिन थोड़ी गंभीर आवाज में जवाब दिया, अपनी आवाज नीची रखो, हंगामा मत खड़ा करो। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अल्पविराम। जब अरमान आहूजा अंकित वर्मा से मिला तो उसके बगल में कई जाने पहचाने चेहरे थे। सुवर्णगिरी अग्रवाल परिवार का विराज अग्रवाल, सुवर्णगिरी प्रताप सिंह परिवार की सौंदर्या प्रताप सिंह,
क्लासमेट कृतिका शर्मा और उसका बॉयफ्रेंड आर्यन माथुर अरमान आहूजा को पहाड़ से नीचे आते देख कृतिका शर्मा ने तुरंत तंज कसते हुए मजाक उड़ाया, अरे ये वही स्टूडेंट अरमान है न जिसने कहा था कि वो अंकित वर्मा को राजवंश एन्क्लेव में ले जाएगा। तुम अकेले पहाड़ से नीचे क्यों खिसक रहे हो? क्या गार्ड्स ने भगा दिया? तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं अपने बॉयफ्रेंड के अंकल को बोलकर तुम्हें अंदर करवा देती। ये सब देखकर सौंदर्या प्रताप सिंह ने भी गुस्से में हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और धीरे से डांटते हुए कहा, अरमान आहूजा, ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। अध्याय 172 मुंह पर तमाचा मारने का काम मैं खुद कर सकती हूँ। अरमान आहूजा, ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। सौंदर्या प्रताप सिंह की आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसका बोला हर एक शब्द अरमान आहूजा की तरफ उड़ते हुए खंजर की तरह आया। लेकिन अफसोस, उसका खंजर चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, आज के अरमान आहूजा पर इसका कोई असर नहीं होने वाला था। सौंदर्या, तुम। ये सुनकर अंकित वर्मा ने तुरंत सौंदर्या प्रताप सिंह की तरफ उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसकी बात बीच में ही काटते हुए कृतिका शर्मा बोल पड़ी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम? अंकित वर्मा, मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रही हूं, अगर तुमने मेरी सौंदर्या के बारे में एक भी बुरा शब्द बोलने की हिम्मत की तो राजवंश एन्क्लेव में घुसने के बारे में सोचना भी मत। इस फटकार के बाद अंकित वर्मा एकदम चुप हो गया, लेकिन अरमान आहूजा, जिसके हाथ जेब में थे और जो बिल्कुल शांत दिख रहा था, उसने ये कमेंट सुनने के बाद बेपरवाही से जवाब दिया, क्या राजवंश एन्क्लेव तुम्हारे परिवार ने खोला है? मुझे आना चाहिए या मैं अंदर जा सकता हूं या नहीं, क्या ये फैसला तुम करोगी? तुम? कृतिका शर्मा और सौंदर्या प्रताप सिंह इस बात से इतनी आग बबूला हो गईं कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उनके चेहरे लाल पड़ गए। बिल्कुल सही मेरे भाई, कुछ दिनों से तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी बोलने की कला काफी सुधर गई है ना? अंकित वर्मा ने आगे बढ़कर अरमान आहूजा के सीने पर हल्के से मुक्का मारा। मुक्के में ज्यादा दम नहीं था, फिर भी उसे लगा कि अरमान आहूजा का शरीर लोहे की तरह मजबूत है और वो तुरंत चौंकते हुए बोला, बाप रे, क्या तुम इन गर्मियों में जिम गए थे मेरे भाई? उन दोनों को इस तरह पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए देखकर सौंदर्या प्रताप सिंह और कृतिका शर्मा इतनी गुस्से में थीं कि वे बस अपनी आंखों से ही उन्हें मार देना चाहती थीं। कृतिका शर्मा ने और भी जहरीले अंदाज में कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंकित वर्मा, मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी कि तुम बाद में राजवंश एन्क्लेव में कैसे घुसते हो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है, अगर तुम बाद में मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे भी तो भी मैं तुम्हें अंदर ले जाने के लिए राजी नहीं होऊंगी। अंकित वर्मा ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, कृतिका शर्मा, स्कूल से लेकर यहाँ तक क्या मैंने एक बार भी तुम्हें मुझे राजवंश एन्क्लेव में ले जाने के लिए कहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरे रास्ते तुम ही मुझे उकसा रही थी, है ना? तो फिर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा? क्या तुम सच में मंदबुद्धि हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? इस एक वाक्य ने कृतिका शर्मा के घटिया बर्ताव की पूरी पोल खोल कर रख दी। वो गुस्से में इतनी जोर जोर से सांसें ले रही थी कि स्कूल के बाकी बच्चों को डर लगने लगा कि कहीं उसकी सांस ही ना अटक जाए और वो वहीं बेहोश न हो जाए। अपनी गर्लफ्रेंड को मंदबुद्धि और दिमाग खराब सुनने पर आर्यन माथुर आग बबूला हो गया। उसने अंकित वर्मा की नाक की तरफ उंगली दिखाते हुए उसे गाली दी, ओए वर्मा, मैं अपने अंकल के नाम की कसम खाता हूँ, अगर तुम आज राजवंश एन्क्लेव में घुस गए तो मैं तुम्हारा सरनेम रख लूंगा। कृतिका शर्मा ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, आर्यन, भूलना मत, इसके अच्छे दोस्त और ओबरॉय परिवार की राजकुमारी आन्या ओबरॉय का रिश्ता कुछ खास ही है। ओबरॉय परिवार की मदद से क्या राजवंश एन्क्लेव में छुपकर घुसना आसान नहीं होगा? ये सुनकर सबको आखिरकार बात समझ आ गई। कोई हैरानी की बात नहीं कि अरमान आहूजा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि वो अंकित वर्मा को राजवंश एन्क्लेव में ले जा सकता है। असल में उसने पहले ही ओबरॉय परिवार की राजकुमारी आन्या ओबरॉय को अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन जब आन्या ओबरॉय ने उस वक्त विराज अग्रवाल का मुक्का रोका था तब कृतिका शर्मा वहां मौजूद नहीं थी, तो उसे इस बारे में कैसे पता चला? ये सोचते हुए अरमान आहूजा ने सौंदर्या प्रताप सिंह की तरफ देखा। उसके अलावा क्या किसी और ने कृतिका शर्मा को इस बारे में नहीं बताया होगा? वैसे भी कोई नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसका आन्या ओबरॉय के साथ इतना करीबी रिश्ता है, ठीक वैसे ही जैसे सबको एक गरीब लूजर की शादी एक नेशनल क्रश से होते देखना पसंद नहीं था। ये तो वही बात हुई ना कि अंगूर खट्टे हैं। सौंदर्या प्रताप सिंह ने अरमान आहूजा की नज़रों से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने गर्व से अपना सिर उठाया, जिसका मतलब साफ था, तुमने ये सब करने की हिम्मत की, लेकिन तुम्हें यह डर है कि मैं किसी को बता न दूं। अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनकर आर्यन माथुर ने तुरंत ठंडी आह भरते हुए कहा, ओबरॉय परिवार? इस वक्त तो ओबरॉय परिवार खुद मिट्टी के उन भगवानों की तरह है जो नदी पार कर रहे हों, खुद को बचाने के लाले पड़े हैं। उनके पास इस धरजमाई के लिए वक्त या कोई दिलचस्पी कैसे हो सकती है? ये बात तो सच है, एक निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहता है और वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं बदल सकता। इतना कहने के बाद कृतिका शर्मा
जोर जोर से हंसने लगी, जैसे अरमान आहूजा से उसका रुतबा बड़ा होना कोई ऐसी बात हो जिससे उसे जिंदगी भर की खुशी मिल गई हो। बस बहुत हो गया, जल्दी पहाड़ पर चढ़ो, कहीं महागुरुओं का वो महामुकाबला छूट न जाए। क्या तुम्हें ऐसे कचरे से बात करने में अपना लेवल गिरता हुआ महसूस नहीं होता? विराज अग्रवाल ने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा और सबसे आगे चलते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ गया। जब वो अरमान आहूजा के पास से गुजरा तो उसने अपनी आवाज़ नीची की और खतरनाक अंदाज में कहा, कचरा कहीं का, आज यहाँ पुलिस है, इसलिए मैं अभी तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। ये सुनकर अरमान आहूजा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें सच में शुक्रगुजार होना चाहिए कि पुलिस यहाँ है। विराज अग्रवाल ने तुम्हें शब्द नहीं सुना और उसे लगा कि अरमान आहूजा खुद पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा है, जिससे अरमान आहूजा के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ गई। वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ता गया। सौंदर्या प्रताप सिंह, कृतिका शर्मा और बाकी लोग भी तुरंत उसके पीछे हो लिए। उनके जाने के बाद अंकित वर्मा जोर से हंसा और बोला, मैं थक गया हूँ यार, मेरा पहाड़ पर चढ़ने का कोई मन नहीं है, चल इंटरनेट कैफे चलते हैं। अरमान आहूजा जानता था कि अंकित वर्मा उसे वहां से निकलने का एक बहाना दे रहा है। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया, मुड़ा और पहाड़ की तरफ चल दिया। अंकित वर्मा भी बेचारा क्या करता, मजबूर होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वे अभी कुछ दूर ही चले थे कि दोनों राजवंश एन्क्लेव के गेट पर पहुंच गए। सौंदर्या प्रताप सिंह, कृतिका शर्मा और बाकी लोग पहले से ही सोसाइटी के अंदर खड़े थे, फुसफुसा रहे थे और रुके हुए थे, अपने फोन पकड़े हुए। साफ दिख रहा था कि वे गेट पर आराम से इंतजार कर रहे थे कि देखें कैसे ये दोनों अपना मजाक उड़वाते हैं। उनका प्लान था कि वे फोन से उनकी बुरी हालत का वीडियो बनाएंगे। ये सब नज़ारा देखकर अंकित वर्मा को सच में पछतावा होने लगा। उसे अभी थोड़ा सख्त होना चाहिए था और अरमान आहूजा को पहाड़ पर ले जाने के बजाय गेम खेलने के लिए इंटरनेट कैफे खींच कर ले जाना चाहिए था। अब देखो, न सिर्फ उनका बुरी तरह से मजाक उड़ने वाला था, बल्कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके स्कूल के फोरम पर भी डाल दी जाएगी। इस बेइज्जती और सना मेहरा की न्यूड फोटोज लीक होने में क्या फर्क रह जाएगा? अंकित वर्मा नर्वस हो रहा था कि तभी एक पुलिस अफसर, जो सौंदर्या प्रताप सिंह से भी ज्यादा सभ्य और खूबसूरत लग रही थी, उनकी तरफ आए। जैसे ही अंकित वर्मा उस खूबसूरत पुलिस अफसर से डांट खाने के लिए तैयार हुआ, उसने अचानक कुछ ऐसा सुना जिससे उसका दिमाग चकरा गया। तुमने सुवर्णगिरी अग्रवाल परिवार के दूसरे छोटे बेटे को फिर से कब उकसा दिया? उसने अभी मुझसे बात की और कहा कि मैं तुम दोनों को रोकूं और अंदर जाने से मना कर दूं। अंकित वर्मा को शब्दों का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन उसके पीछे की गहरी बात ने उसे उलझा दिया। महिला पुलिस अफसर के लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे अरमान आहूजा और वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। ये पुलिस अफसर देखकर कैप्टन लग रही है ना? धत तेरी की, अरमान आहूजा की जान पहचान इतनी बड़ी तोप से कब हो गई? अंकित वर्मा ने मन ही मन सोचते हुए कुड़कर कहा। ये सुनकर अरमान आहूजा मुस्कुराया और बोला, शायद उसे लगता है कि मैं ज्यादा हैंडसम हूं और वो मुझसे जलता है। हाँ, बकवास बंद करो। अंजलि देसाई मुड़ी, पहाड़ पर जाने का रास्ता साफ किया और अपनी मर्जी से उन्हें आगे जाने दिया। अरमान आहूजा और उस महिला पुलिस अफसर को हंसी मजाक करते देखकर और उस अफसर की बातों में एक मजाकिया अपनापन देखकर अंकित वर्मा को लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सौंदर्या प्रताप सिंह और कृतिका शर्मा के चेहरे भी ऐसे हो गए जैसे उन्होंने भी कोई भूत देख लिया हो। वे लोग तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतनी देर तक फोन पकड़े रहने के बाद भी उन्होंने महिला पुलिस अफसर को अरमान आहूजा और अंकित को बुरी तरह डांटते हुए नहीं देखा। इसके बजाय वह उनके साथ गेट की तरफ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। जिस बात ने उन्हें और भी हैरान कर दिया वो ये थी कि अंजलि देसाई न सिर्फ अरमान आहूजा के साथ हंसी मजाक कर रही थी, बल्कि वो वास्तव में उससे आधा कदम पीछे चल रही थी। अंजलि देसाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने, विराज अग्रवाल ने, जो कुछ कहा था वो सिर्फ तुम्हारे कानों के पास से गुजरने वाली हवा थी? इस निकम्मे को राजवंश एन्क्लेव में घुसने का क्या हक है? विराज अग्रवाल ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा। वो पूरी तरह कॉन्फिडेंस में था, सौंदर्या प्रताप सिंह और बाकी लोगों के सामने अपनी ऊंची हैसियत का दिखावा करना चाहता था और उसने सौंदर्या और कृतिका को कसम खाकर कहा था कि अगर वो आगे आ गया तो भले ही ओबरॉय परिवार अरमान आहूजा की मदद कर दे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर राजवंश एन्क्लेव में नहीं घुस पाएगा। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी गारंटी हवा में उड़ने से पहले ही खौफनाक सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ जाएगी, तो उसका गुस्से से उबलना लाजमी था। अंजलि देसाई ने सिर्फ विराज अग्रवाल की तरफ देखा और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इस हरकत ने विराज अग्रवाल को इतना गुस्सा दिलाया कि वो बस खून की उल्टियां करने ही वाला था। उसके बाद अंजलि देसाई मुड़ी और अरमान आहूजा के कान में फुसफुसाई, वो कालभैरव कमांडो फोर्स का एक रिजर्व मेंबर है। क्या तुम उसे अपनी नई पहचान से डराने वाले नहीं हो? ये सुनकर अरमान आहूजा दंग रह गया। उसकी नई पहचान के बारे में कभी किसी को नहीं बताया गया था, तो अंजलि देसाई को कैसे पता चला? लेकिन जल्दी ही अरमान आहूजा को उसके सरनेम में एक हिंट मिल गया और उसने पूछा, क्या भीष्म प्रताप तुम्हारे दादाजी हैं?
अंजलि देसाई मुस्कुराए और बोली, सब कहते हैं कि जो लोग शरीर से मजबूत होते हैं उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, तो तुम इतने स्मार्ट कैसे हो? अगर मेरे दादाजी ने कालभैरव सेनापति के पद से इस्तीफा न दिया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि विराज अग्रवाल मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करता? ये सुनकर अरमान आहूजा ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से शिवगढ़ में ऐसे छुपे हुए टैलेंट भी होंगे। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, एक बार ये मामला खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारी तरफ से उसे वापस तमाचा मार दूंगा। अंजलि देसाई ने अरमान आहूजा को बहुत कम दिखने वाली एक प्यारी सी घूरती हुई नज़र से देखा और बोली, मुंह पर तमाचा मारने का काम मैं खुद कर सकती हूँ, क्या मुझे इसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है? इतना कहने के बाद अंजलि देसाई ने अपना नाजुक हाथ हिलाया और धीरे से आदेश दिया, इन्हें जाने दो। इस तरह वो भारी सुरक्षा वाला चेक पॉइंट, जहां हथियारों से लैस पुलिस अफसरों की भीड़ थी और जहां से एक मक्खी भी बचकर नहीं निकल सकती थी, उसने आसानी से अरमान आहूजा और अंकित वर्मा के लिए रास्ता बना दिया। जैसे ही अरमान आहूजा वहां से गुजरा, दोनों तरफ खड़े दर्जनों पुलिस अफसरों ने एक साथ अपना दाहिना हाथ उठाया और अरमान आहूजा को एकदम परफेक्ट तालमेल के साथ एक स्टैंडर्ड मिलिट्री सैल्यूट दिया। ये बिल्कुल एक जैसा मिलिट्री सैल्यूट और उनके लेदर बूट्स की एड़ियों के टकराने की आवाज़, सौंदर्या प्रताप सिंह, कृतिका शर्मा और बाकी लोगों के गालों पर पड़ने वाले जोरदार तमाचों की तरह थी, जिसने उन्हें पल भर में सुन्न कर दिया। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कसम खाई थी कि वो ये पक्का करेंगे कि अरमान आहूजा और अंकित वर्मा राजवंश एन्क्लेव में दाखिल न हो पाएं, लेकिन अब गेट की रखवाली कर रही पुलिस असल में उन्हें सैल्यूट कर रही थी। इस तरह से मुंह पर पड़े तमाचे की स्पीड और ताकत इतनी भयानक थी कि उनका दिमाग दर्द से पूरी तरह सुन्न हो गया था। खासकर विराज अग्रवाल, जो वारंट ऑफिसर की रैंक के साथ कालभैरव कमांडो फोर्स का एक रिजर्व मेंबर था। फिर भी उसे इन पुलिस अफसरों से सैल्यूट वाला सम्मान नहीं मिला, तो अरमान आहूजा की तो बात ही छोड़ दो, जिसे वो एकदम निकम्मा समझता था। वो सिर्फ एक निकम्मा घरजमाई था जो अपनी पत्नी के परिवार के टुकड़ों पर पलता था। उसमें ऐसा कौन सा गुण या काबिलियत थी कि उसे ऐसा सम्मान मिले? जाहिर है उन्हें नहीं पता था कि पुलिस अफसरों की ये वही टुकड़ी थी जिसने कुछ समय पहले विंटेज गली के बाहर अरमान आहूजा को घेरा था। उन्होंने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा था जहां अरमान आहूजा ने भार्गव नाथ को मार डाला था। उन्होंने ये भी देखा था कि उस ताकतवर इंसान अरमान आहूजा को सेना ले गई थी और फिर वो एकदम सही सलामत वापस आ गया था। वे बेवकूफ़ नहीं थे, वे सब जानते थे कि उनके सामने सफ़ेद कपड़ों में खड़ा ये लड़का परमगुरु अरमान था, जिसका नाम दुर्वासा प्रताप सिंह ने लिया था और जिसने दूर से ही दुर्वासा प्रताप सिंह को चुनौती दे डाली थी। इतना ही नहीं, वो इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि इस सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के का सेना के अंदर पक्का कोई बहुत ऊंचा और ईर्ष्या करने लायक रुतबा होगा, वरना वो एकदम सही सलामत वापस कैसे आ पाता। ताकतवर का सम्मान करना, ये मिलिट्री सैल्यूट वो डिज़र्व करता था। रुतबे का सम्मान करना, ये मिलिट्री सैल्यूट तो वो और भी ज़्यादा डिज़र्व करता था। अरमान आहूजा ने सौंदर्या प्रताप सिंह, कृतिका शर्मा और बाकी लोगों के झटके को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। बस आगे कदम बढ़ाया, उनकी फटी रह गई आंखों के सामने सीढ़ियां चढ़ीं और अपने खुद के महामुकाबले की तरफ चल पड़ा। अध्याय 173, क्योंकि यह विला मेरी निजी संपत्ति है। विराज अग्रवाल, सौंदर्या प्रताप सिंह और बाकी लोग जिन्होंने ये सब देखा, वे अपनी हैरानी नहीं छुपा पाए। अंकित वर्मा की हैरानी भी किसी से कम नहीं थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अच्छा दोस्त, जिसे पहले सब परेशान किया करते थे, वो असल में इतनी कमाल की महिला पुलिस अफसर को जानता होगा, और वो भी ऐसी जिसे दरवाजे से अंदर घुसते ही सैल्यूट किया जाए। इस तरह का सम्मान अंकित वर्मा की जान पहचान वालों में यकीनन सबसे गजब का होगा, है ना? लेकिन जल्द ही अंकित वर्मा संभल गया। वो आर्यन माथुर की तरफ देखकर जीत की खुशी में मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम्हारे अंकल का नाम कुछ ज्यादा काम नहीं आया, है ना? तो इस हिसाब से बेटा, अब से तुम्हें मेरा सरनेम वर्मा लगाना पड़ेगा ना? हम आर्यन वर्मा, मुझे कहना ही पड़ेगा। ये सुनने में बहुत ही धांसू लग रहा है, लेकिन यार अब मेरा तुम्हें अपना वर्मा सरनेम देने का भी मन नहीं कर रहा। जब आर्यन माथुर ने यह सुना तो उसके मुंह से बस खून की उल्टी होनी ही बाकी रह गई थी। उसने अभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनकी एंट्री की गारंटी दी थी और अब उसे यूं बेइज्जत होना पड़ रहा था। क्या अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे? साला, इतनी जल्दी भी क्या थी बेइज्जती करवाने की? वो अंदर से बहस करने के लिए बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसे कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बस चुपचाप सुलगता रहा। अंकित वर्मा ने उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा। फिर उसने कृतिका शर्मा से कहा, अरे कृतिका जी, हम तो अंदर आ गए। क्या हमने कभी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया? तुम? ये सुनकर कृतिका शर्मा ने अंकित वर्मा की तरफ उंगली उठाई, लेकिन बहुत देर तक उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो गुस्से में जोर जोर से सांसें ले रही थी, जिससे वहां मौजूद बाकी लड़कों के दिलों में भी हलचल मचने लगी। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि हर किसी पर यूं उंगली नहीं उठाते? अगर उन्होंने नहीं सिखाया तो मुझे तुम्हें सिखाने में कोई एतराज़ नहीं है। अंकित वर्मा की ज़बान तो पैदाइशी
कैंची की तरह चलती थी, और अब जब उसने उन्हें बुरी तरह बेइज्जत कर ही दिया था तो जाहिर है उसने अपनी सारी भड़ास निकाल ली जो वो अंदर दबाए बैठा था। उस फीलिंग को सिर्फ एक शब्द में कहा जा सकता था, कड़क। अरमान आहूजा को अपने पास से गुजरते देख सौंदर्या प्रताप सिंह अभी तक अपने पहले वाले झटके से बाहर नहीं आ पाई थी। उसे सच में ये सोचना बहुत मुश्किल लग रहा था कि अरमान आहूजा, जो एक मामूली हैसियत वाला इंसान था और बाद में एक निकम्मा घरजमाई बन गया, उसमें ऐसी कौन सी काबिलियत थी जिसकी वजह से अंजलि देसाई उसे अंदर जाने से रोकने के बजाय विराज अग्रवाल से पंगा लेने को तैयार थी। अरमान, उन्होंने तुम्हें सैल्यूट क्यों किया? सौंदर्या प्रताप सिंह ने थोड़ा हकलाते हुए पूछा। उसके पहले वाले घमंड भरे रवैये के मुकाबले उसका अभी का बर्ताव साफ तौर पर बहुत बेहतर था। ये सुनकर शुरू में अरमान आहूजा का कोई जवाब देने का इरादा नहीं था, लेकिन आखिरकार वो सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक गया, उसे एकदम बेपरवाही से देखा और फिर बोला, मैंने तुमसे कहा था, तुम और मैं अब एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। मेरी जो ऊंचाई है उसे तुम अपनी इस पूरी जिंदगी में न तो समझ पाओगी और न ही कभी वहां तक पहुंच पाओगी। ये कहने का सीधा सा मतलब था कि उसने खुद को और सौंदर्या प्रताप सिंह को पूरी तरह से अलग कर लिया था। बचपन की वो सारी मीठी यादें पुराने वाले अरमान आहूजा की मौत के साथ ही हमेशा के लिए मिट गई थीं। अरमान आहूजा का वो बेखौफ और कॉन्फिडेंस से भरा अंदाज देखकर सौंदर्या प्रताप सिंह को पहली बार ऐसा लगा कि अरमान आहूजा कोई बकवास नहीं कर रहा था, बल्कि उसे लगा कि उसके शब्द उसकी आज की ताकत से बिल्कुल मेल खाते हैं। हालांकि ये एहसास बड़ा अजीब था, लेकिन उसे दिल से यकीन हो गया था कि ये सच है। 3 दिन पहले उसने अरमान आहूजा से जो बातें कही थीं, उसे लेकर अचानक उसके दिल में एक पछतावे की भावना जागने लगी। एक बार जब ये भावना जागी तो वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए। जब विराज अग्रवाल ने अरमान आहूजा की बातें सुनी तो वो तुरंत आग बबूला हो गया और अरमान आहूजा पर चिल्लाया, कमीने, तुम खुद को समझते क्या हो जो मेरे सामने इतनी हवाबाजी कर रहे हो? अरमान आहूजा ने विराज अग्रवाल की तरफ एक हल्की सी नज़र डाली और बस इतना कहा, देखा, हम अंदर आ गए। बेइज्जती, ये तो सरेआम बेइज्जती थी। ये तो बिल्कुल विराज अग्रवाल के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। साले, मैं आज तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। विराज अग्रवाल ने अपना मुक्का उठाते हुए कहा। वो अरमान आहूजा को पीटने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना अगला कदम उठा पाता, कई काली बंदूकों की नालें सीधा उसके सिर पर तान दी गईं। उन लंबी और खौफनाक बंदूकों की नली देखते ही पल भर में उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अग्रवाल परिवार के छोटे साहब, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अंजलि देसाई ने अपनी बंदूक का रुख भी विराज अग्रवाल के सिर की तरफ करते हुए कहा। उसने आगे कहा, अगर तुम्हारे बड़े भाई वेदांत अग्रवाल भी यहाँ होते तो वे भी तुम्हारे सामने खड़े इस सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के को 3 गुना ज़्यादा सम्मान देते। एहसान फरामोश मत बनो और अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। इस एक बात पर विराज अग्रवाल एकदम हक्का बक्का रह गया। पूरे अग्रवाल परिवार में सिर्फ एक ही इंसान था जिसकी विराज अग्रवाल इज्जत करता था, और वो था उसका बड़ा भाई वेदांत अग्रवाल। ये सोचते हुए कि उसका अपना बड़ा भाई कितना खौफनाक था, विराज अग्रवाल, जो पहले ही ठंडे पसीने से तरबतर हो चुका था, पल भर में उसकी पीठ भी पसीने से भीग गई। लेकिन जब उसने वापस मुड़कर अरमान आहूजा की तरफ देखा और उसके शांत चेहरे को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इस बंदे की तुलना उसके अपने बड़े भाई के साथ की जा सकती है। वो अंजलि देसाई पक्का बातों को बड़ा चढ़ाकर बता रही होगी। ये विराज अग्रवाल का पहला रिएक्शन था और यही उसका आखिरी फैसला भी था। इसलिए उसने अभी भी अरमान आहूजा को सीरियसली नहीं लिया। अंजलि देसाई के मामला संभालने के बाद अरमान आहूजा ने विराज अग्रवाल पर ध्यान देना बंद कर दिया और अंकित वर्मा को सीढ़ियों के ऊपर ले गया। पहाड़ के ऊपर जाने के 2 रास्ते थे, एक सड़क गाड़ियों के लिए और एक सीधा चढ़ाई वाला रास्ता। राजवंश एन्क्लेव के ज़्यादातर लोग कार से आते जाते थे, इसलिए वे अक्सर सड़क का इस्तेमाल करते थे। अरमान आहूजा ने अपने पुनर्जन्म के बाद ही इस छोटे रास्ते का बार बार इस्तेमाल करना शुरू किया था। पुराने वाले अरमान आहूजा को तो शायद इस रास्ते के होने का पता भी नहीं होगा। अरमान यार, मानसरोवर झील अभी और कितनी दूर है? अंकित वर्मा मार्शल आर्ट्स का दीवाना था और उसे अंदर जाने की ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। अब जब वो अंदर आ ही गया था तो उससे मानसरोवर झील के किनारे जाने का इंतज़ार नहीं होता ताकि वो महागुरुओं का वो महामुकाबला देख सके। जहाँ तक इस बात का सवाल था कि अरमान आहूजा सिर्फ एक गर्मियों की छुट्टियों में इतना खतरनाक कैसे बन गया, तो अरमान आहूजा ने कुछ नहीं बताया था और उसने पूछा भी नहीं था। उसे लगा कि चूंकि वे भाई जैसे हैं तो जब उसका मन करेगा वो उसे बता देगा और इसमें टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरमान आहूजा ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, पहले घर चलकर खाना खाते हैं। उसने मायरा सिंघानिया से वादा किया था कि जब भी उसके पास समय होगा वो उसके साथ खाना ज़रूर खाएगा। इत्तेफाक से आज उसके पास काफ़ी समय था। अरे यार, टाइम तो देख, अभी भी तुम्हें खाने की पड़ी है। अगर हमारा मुकाबला छूट गया तो? अंकित वर्मा बहुत बेचैन हो रहा था। अरमान आहूजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं,
अगर मैं नहीं गया तो लड़ाई शुरू ही नहीं होगी। वो सच बोल रहा था, लेकिन अंकित वर्मा को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। तुम बड़ी बड़ी हाँकना बंद करोगे या नहीं? सौंदर्या और बाकी लोगों के सामने शेखी बघारना अलग बात है, लेकिन अपने ही दोस्त के सामने लंबी लंबी छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैं डिनर नहीं कर रहा। बस मुझे बता कि मानसरोवर झील कैसे जाना है, मैं वहीं इंतजार करूंगा ताकि मेरा वो धांसू मुकाबला देखने से न छूटे। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर तुम वहां गए तो फालतू में इंतजार करते रह जाओगे। विराज अग्रवाल और उसके ग्रुप ने पहाड़ के एंट्री गेट पर थोड़ी देर इंतजार किया, जब तक कि आर्यन माथुर के अंकल की भेजी हुई स्पेशल कार उन्हें लेने नहीं आ गई। ड्राइवर के मुताबिक मुकाबला शुरू होने में कम से कम 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि परम गुरु अरमान अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। ये देखकर कि अभी काफी समय था, ड्राइवर ने आर्यन माथुर के कहने पर कार सीधा शिखर स्वर्ग विला की तरफ मोड़ दी। शुरू में रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। वे लोग साफ तौर पर अरमान आहूजा की तरफ से मिली उस जबरदस्त बेइज्जती से अभी भी सदमे में थे और अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आ पाए थे। इस अजीब सी खामोशी को दूर करने के लिए आर्यन माथुर ने अपनी टूटी फूटी जानकारी के साथ शिखर स्वर्ग विला के बारे में बताना शुरू किया। सच तो ये था कि उसे इस विला के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो कुछ भी उसने सुना था अपने अंकल से सुना था, लेकिन फिर भी पूरा ग्रुप उस शिखर स्वर्ग विला को देखने के लिए मचल रहा था। यहाँ तक कि विराज अग्रवाल, जिसे आलिशान घरों में रहने की आदत थी, उसकी आंखों में भी उस विला के लिए एक गजब की चमक दिख रही थी। शिखर स्वर्ग विला की उस शानदार और भव्य खूबसूरती ने कार के अंदर के पहले वाले भारी माहौल को हल्का कर दिया और हर कोई उस विला को पाने की अपनी चाहत जताने लगा। अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा एक भी विला मिल जाए तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। कृतिका शर्मा ने सबसे पहले बोलते हुए आर्यन माथुर की तरफ टकटकी लगाकर देखा। ये साफ था कि उसकी ये बात आर्यन के लिए ही थी। ये सुनकर विराज अग्रवाल ने सौंदर्या प्रताप सिंह से बड़े ही प्यार से कहा, क्या तुम्हें ये पसंद है? अगर है तो मैं इसे तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दूंगा। ये सुनकर अरमान आहूजा को लेकर सौंदर्या प्रताप सिंह के मन में जो पहले पछतावा था वो पल भर में दूर हो गया। उसने सोचा, तो क्या हुआ अगर अरमान आहूजा अंजलि देसाई को जानता है? ये वो दुनिया है जहां पैसा ही सब कुछ है। बिना पैसे के तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये सोचते हुए सौंदर्या प्रताप सिंह का प्यारा सा चेहरा खुशी से थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत महंगा होगा, मैं इसे नहीं ले सकती। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो इसे नहीं ले सकती, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि उसे ये पसंद नहीं है। हालात को संभालने का उसका तरीका एकदम परफेक्ट था। जब वो पूरा ग्रुप शिखर स्वर्ग विला के गार्डन के गेट पर रुका तो आसमान से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब उन्होंने धुंध और बादलों से घिरे उस विला को देखा जो एकदम किसी जन्नत की तरह लग रहा था, तो उनके दिलों में उस विला को पाने की तड़प इतनी बढ़ गई कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि सौंदर्या प्रताप सिंह, जो हमेशा अपनी बातों को लेकर बहुत सोच समझकर बोलती थी, वो भी विराज अग्रवाल के कान में धीरे से फुसफुसाए बिना नहीं रह पाई, जब हमारी शादी होगी तो क्यों न हम अपनी शादी इसी विला में करें। इसका सीधा सा मतलब था कि वो चाहती थी कि विराज अग्रवाल वो विला खरीद ले। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले और इससे पहले कि विराज अग्रवाल कोई जवाब दे पाता, पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जिसे वे बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी इस जन्म में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह विला मेरी निजी संपत्ति है। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अध्याय 174। जब मेरा फूल खिलता है तो बाकी सब मुरझा जाते हैं। आवाज़ सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें सफ़ेद कपड़ों में वही लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ आता दिखाई दिया। जिस बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि वे लोग गाड़ी से आए थे, जबकि वो सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का पैदल चल कर आया था, फिर भी वो उनसे सिर्फ कुछ ही मिनट पीछे था। इसके अलावा जिस चीज़ ने सबको और भी ज़्यादा चौंका दिया वो ये थी कि उस सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के के कपड़े एकदम नए की तरह सूखे थे और उसके जूतों पर कीचड़ का एक दाग तक नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा पहाड़ पर उड़कर आया हो? हालांकि वे इस बात पर कभी यकीन नहीं करते, बल्कि यही सोचना पसंद करते कि उसने बीच रास्ते में किसी से लिफ्ट ली होगी। लेकिन उनमें से किसी को भी इन बातों की परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस उस बात की परवाह थी जो उस सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के ने अभी कही थी, यह विला मेरी निजी संपत्ति है। अरमान आहूजा, ये मत सोचो कि तुम राजवंश एनक्लेव में घुस गए हो तो तुम कुछ भी हवा में उड़ने लगोगे। इस विला की कीमत कम से कम 30 करोड़ है। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? अगर तुम दिन का 500 रुपये भी कमाते हो और तुम्हारी महीने की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तब भी तुम्हें 30 करोड़ कमाने में 550 साल लग जाएंगे। 550 साल, कुछ समझ आ रहा है? तुम इतना पैसा न तो इस जन्म में कमा पाओगे, न अगले जन्म में, और न ही उसके अगले जन्म में। कृतिका शर्मा ने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया। अरमान आहूजा ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। गर्मियों के एक कीड़े को बर्फ के बारे में क्या ही पता होगा। सौंदर्या प्रताप सिंह भी बोल पड़ी, अरमान आहूजा, मैं मानती हूँ, मुझे बहुत हैरानी है कि तुम अंदर आ गए।
लेकिन मैंने तुम्हें कल ही बहुत साफ शब्दों में बता दिया था, अब मेरे बारे में कोई और गलतफहमी मत पालो। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए तुम वो कभी नहीं दे सकते। मेरे सामने अमीर होने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो बोल रही थी तो उसकी आंखों में दिख रही नफरत और निराशा ने उसके खूबसूरत चेहरे को पूरी तरह ढक लिया था, और अरमान आहूजा ने उसकी बातें सुनकर उन्हें सीधा इग्नोर करना ही बेहतर समझा। उसका और सौंदर्या का अब कोई लेना देना नहीं था। सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि इंसान सामने वाले से पूरी तरह बेपरवाह हो जाए। अरमान आहूजा का ये एटीट्यूड देखकर उसने गुस्से में ज़मीन पर अपना पैर पटका। अबे ओ ए आहूजा, तुम इतना बड़ा और झूठा दावा कर रहे हो कि ये विला तुम्हारा है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम लंबी लंबी नहीं फेंक सकते? आर्यन माथुर ने बहुत ही घमंड से कहा। अरमान आहूजा विला के गार्डन के गेट की तरफ आगे बढ़ता रहा। आर्यन माथुर की बातें सुनकर उसने जवाब दिया, मैंने कहा था न कि मैं थोड़ी देर में दुर्वासा प्रताप सिंह से लड़ने वाला हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन है? आर्यन माथुर ने उसकी बात पर ठंडी आह भरते हुए कहा, हाँ पागल कहीं का। अरमान आहूजा को पास आते देख विराज अग्रवाल ने इधर उधर देखा, ये कन्फर्म करने के लिए कि वहाँ कोई बाहरी इंसान तो नहीं है। फिर अपनी मुट्ठियां भींची और एक एक शब्द चबाते हुए बोला, अरमान आहूजा, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस तुम्हारे सपोर्ट में थी, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन अब यहाँ कोई पुलिस नहीं है और तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो, तो अब मेरे बेरहम होने पर मुझे दोष मत देना। ये कहते ही उसने अपना मुक्का उठाया, अरमान आहूजा पर वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उसकी तिरछी नज़र विला की तरफ से आती हुई एक औरत पर पड़ी, जिसने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक कागज़ का छाता था। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। दूर से देखने पर वो किसी डरी हुई हंसिनी की तरह नाजुक और आसमान में उड़ते ड्रैगन की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो शरद ऋतु के गेंदे के फूल की तरह खिली हुई और वसंत के देवदार के पेड़ की तरह हरी भरी लग रही थी। वो बर्फीली हवाओं में उड़ती हुई किसी ऐसी परी की तरह लग रही थी जो सीधा स्वर्ग से ज़मीन पर उतरी हो। सिर्फ एक नज़र देखते ही, चाहे वो विराज अग्रवाल हो जिसने अनगिनत खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, या सौंदर्या प्रताप सिंह जो खुद शिवगढ़ की 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, चाहे वो कृतिका शर्मा हो या आर्यन माथुर, उस पल वे सब कागज़ का छाता लिए सफ़ेद ड्रेस वाली उस औरत को देखकर इतने सन्न रह गए कि उनकी सांसें तक अटक गईं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से उस परी को कोई परेशानी न हो जाए और वो नाराज़ होकर वापस स्वर्ग न लौट जाए। मायरा सिंघानिया, एक कम उम्र की ऐसी परी जिसकी खूबसूरती और अंदाज ही दुनिया की बाकी सारी औरतों को शर्म से पानी पानी करने के लिए काफ़ी था। वो बिल्कुल उस कहावत की तरह थी कि जब मेरा फूल खिलता है तो बाकी सारे फूल मुरझा जाते हैं। मायरा सिंघानिया को बाहर स्वागत करने के लिए आते देख अरमान आहूजा की आंखें प्यार से भर गईं। वो आगे बढ़ा, भीड़ को चीरता हुआ गार्डन की चौखट को पार करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ चला गया। विराज अग्रवाल अरमान आहूजा को रोकने के लिए कुछ बोलने ही वाला था। उसे डर था कि कहीं वो उस खूबसूरत औरत के साथ बदतमीजी न कर दे, लेकिन तभी उसे अचानक याद आया, अरे हाँ, अरमान आहूजा, ये घरज मायरा सिंघानिया का असली पति है। उस पल जलन, नफरत, गुस्सा, उदासी, निराशा, ईर्ष्या, ये सारे जज्बात विराज अग्रवाल के दिल में एक साथ उमड़ पड़े। सिर्फ वो ही नहीं, आर्यन माथुर भी मायरा सिंघानिया को देखने के बाद जब उसने कृतिका शर्मा से उसकी तुलना की तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि सूरज और चांद के सामने एक जुगनू की क्या ही औकात होती है। यहाँ तक कि सौंदर्या प्रताप सिंह, जो अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड करती थी और खुद शिवगढ़ की 4 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, मायरा सिंघानिया को सामने से देखने के बाद उसे भी अपने आप में कमी महसूस होने लगी। और तब जाकर उसे अचानक समझ में आया कि अरमान आहूजा का उसके लिए नज़रिया इतनी बुरी तरह क्यों बदल गया था। इसका सीधा सा कारण ये था कि उसे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कोई और मिल गई थी। उसने तो पहले ये भी सोचा था कि अरमान आहूजा के दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई भी इंसान जिसने मायरा सिंघानिया को देखा हो वो समझ जाएगा कि जब तक कोई बेवकूफ़ या अंधा न हो, वो सौंदर्या प्रताप सिंह के बजाय यकीनन मायरा सिंघानिया को ही चुनेगा। अब पीछे मुड़कर देखें तो वो सब सिर्फ उसका अपना एक तरफा प्यार था। अरमान आहूजा को वापस जाते हुए देखकर सौंदर्या प्रताप सिंह को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने चाकू चला दिया हो। इससे पहले कि वो अपने दर्द से उबर पाती, कृतिका शर्मा ने अचानक कहा, मायरा सिंघानिया विला से बाहर आई, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस विला का मालिक? उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन हर कोई समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अरमान आहूजा की कही हुई वो बात सच थी। ये विला सच में उसकी अपनी निजी संपत्ति था। पल भर में सबको ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। अरमान आहूजा के हाथों 2 बार बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद, जिसे वे सबसे निकम्मा और बेकार इंसान समझते थे, अब उनका मौज मस्ती करने का मन कैसे हो सकता था। वे बस चुपचाप पहाड़ से नीचे उतरकर मानसरोवर झील के किनारे आ गए। और विराज अग्रवाल ने आर्यन माथुर की तरफ बेहद ठंडी नज़रों से देखा। अगर उसने उन्हें विला दिखाने के लिए पहाड़ पर ले जाने की जिद न की होती तो उन्हें अरमान आहूजा के हाथों फिर से वो बेइज्जती क्यों सहनी पड़ती।
उसकी वो नज़रें देखकर आर्यन माथुर को सितंबर की उस धूप में भी कँपकँपी छूट गई। जैसे ही वे मानसरोवर झील के किनारे पहुंचे, सौंदर्या प्रताप सिंह, कृतिका शर्मा और बाकी लोग सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मानसरोवर झील के शांत पानी पर एक सुनहरा कमल खिल रहा था और एक झुका हुआ गंजा बूढ़ा आदमी उस पर पालथी मारकर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में कोई भगवान खुद उतर आया हो। उसने ऐसा कैसे किया? वो सुनहरा कमल तो साफ तौर पर इस दुनिया की कोई चीज नहीं लग रहा था। इस घटना ने न सिर्फ उन्हें हैरान किया, बल्कि मानसरोवर झील के बाईं तरफ खड़ी भीड़ में उन्होंने टीवी और मैगजीन में दिखने वाले कई वीआईपी लोगों को भी देखा। विक्रम मल्होत्रा, राजेंद्र खन्ना, यशवंत ओबरॉय, शिवगढ़ के ये अमीर लोग जो अपनी अपनी फील्ड में राज करते थे, उनके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनके अलावा लालपर्ण समूह के चेयरमैन राजेश सिंघल भी वहां थे, जो दक्षिणाचल प्रदेश के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। सदर्न इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन महेश मेहरा भी थे, जिनकी कुल दौलत को तो पूरे दक्षिण भारत में गिना जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने भीड़ में विराज अग्रवाल के बड़े भाई को भी देखा। वेदांत अग्रवाल दक्षिणाचल प्रदेश के सबसे बड़े और अमीर घराने अग्रवाल परिवार का पहला वारिस, जिसे बिजनेस प्रोडिजी के नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, मानसरोवर झील की दूसरी तरफ सरकारी अफसर भी वर्दी में खड़े थे। उनमें से कईयों को सौंदर्या प्रताप सिंह पहचानती थी और वो सब दक्षिणाचल प्रदेश के टॉप रैंक वाले सुपर वीआईपी लोग थे। वहां सेना के अधिकारी भी अपनी वर्दी में मौजूद थे और उनके कंधों पर लगे बैज देखकर कोई भी बता सकता था कि उनमें से सबसे निचले रैंक वाला भी कम से कम एक सीनियर कर्नल था। और जिस बात ने उनकी सोच को पूरी तरह हिलाकर रख दिया, वो ये थी कि इतने मशहूर और ताकतवर लोग, चाहे वो मानसरोवर झील के बाईं तरफ हों या दाईं तरफ, इस वक्त अपने अपने परिवार की छतरियों के नीचे सिर्फ सबसे किनारे वाली सीटों पर ही खड़े हो सकते थे। जो लोग एकदम बीच में बैठे थे, वे सब वो बूढ़े आदमी और औरतें थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस भीड़ में अगर कोई अलग था तो वो यशवंत ओबरॉय और वेदांत अग्रवाल थे, जो दोनों बीच में एकदम मजबूती से बैठे थे और उनके आसपास कई लोग उनकी खातिरदारी में लगे हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर और इतनी शानदार भीड़ देखकर अगर ये नज़ारा कहीं और होता तो शायद देश के सबसे बड़े नेताओं के लिए भी खतरे की घंटी बज जाती, है ना? इससे साफ पता चल रहा था कि महागुरुओं के इस महामुकाबले पर सबकी कितनी नजरें टिकी हुई थीं। ऐसी भीड़ को देखकर आर्यन माथुर ने ठंडी आह भरते हुए कहा, अरमान आहूजा, वो निकम्मा, वो इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहा है कि वो दुर्वासा प्रताप सिंह से लड़ने वाला है। उसे सच में अपनी औकात का पता नहीं है। ये भीड़ देखकर ही डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाएगी। आर्यन माथुर की बातें सुनकर विराज अग्रवाल और सौंदर्या प्रताप सिंह को थोड़ी तसल्ली हुई। आखिर क्या हुआ अगर उसके पास शिखर स्वर्ग विला है? वो अभी भी एक निकम्मा ही था, एक ऐसा ठप्पा जो उसकी हड्डियों में गहराई तक छप चुका था, जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिटा नहीं पाएगा। तभी अचानक भीड़ में हलचल मच गई और किसी ने दूर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, वे आ गए। सब ने आवाज की तरफ देखा और तुरंत मानसरोवर झील की उस विशाल और धुंधली दूरी में एक काला धब्बा देखा, जो तेज हवा और पानी की लहरों को चीरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। अध्याय 175 हवा में 1000 मील की ऊंचाई पर उल्टा लटकना। पहला अध्याय विदा लेता है, दूसरा लौट आता है। शुरू में वो काला धब्बा बहुत दूर था, बस एक नाखून जितना छोटा लग रहा था। सबने अपनी सांसें रोक ली थीं, ये देखने के लिए कि आखिर ये लेजेंडरी परमगुरु अरमान, जिसका नाम उन्होंने सिर्फ सुना था लेकिन चेहरा कभी नहीं देखा था, वो असल में दिखता कैसा है। भीड़ के चेहरों पर दिख रही एक्साइटमेंट के बिल्कुल उलट दुर्वासा प्रताप सिंह, जो झील के पानी पर बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने अपनी कसकर बंद आंखें तक नहीं खोली। वो अपनी वज्र जैसी मुद्रा में बैठे रहे, जैसे उनके आने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो काला धब्बा दूर से आया, पानी को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो भीड़ के सामने आ खड़ा हुआ। बिना किसी सहारे के उसके पैर झील के पानी पर एकदम मजबूती से टिके हुए थे। वो झुका हुआ गंजा बूढ़ा आदमी, एक खड़ा था और एक बैठा था, एक ऊंचा था और एक नीचा। दोनों की आंखें आपस में मिल रही थीं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हरे रंग के कपड़े पहने उस इंसान के इतने खौफनाक रूप को देखकर किसी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, क्या ये परमगुरु अरमान हैं? हवा को चीरते हुए और लहरों को पार करते हुए हवा में लटक कर झील को पार कर रहे हैं। ये तो गजब का तरीका है। मुझे डर है कि हम आम इंसान तो अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करने के बाद भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, दूसरों ने तुरंत उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। बकवास। ये सेना का युद्धदेव अभिमन्यु है। इसका निकनेम युद्धदेव अभिमन्यु है। अभिमन्यु, क्या ये वही अभिमन्यु है जिसने एक बार बिना किसी हथियार के द्रोणाचार्य राठौर को टक्कर दी थी? अगर युद्धदेव अभिमन्यु सामने नहीं आता तो किसकी हिम्मत है मुकाबला करने की? महागुरु द्रोणाचार्य राठौर के बराबर मशहूर होने के लिए इस इंसान को हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श होना चाहिए। सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी ने अपनी लंबी मूंछों पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस लेकर कहा।
झील के पानी पर धुंध की उस विशाल चादर के बीच अभिमन्यु ने अपने हाथ जोड़े और कमल पर बैठे उस झुके हुए बूढ़े आदमी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। 20 साल पहले तुम पश्चिमी तिब्बत की लंबी यात्रा पर गए थे और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं तुमसे मुकाबला करने का मौका चूक गया। आज के बाद अगर तुम में लड़ने की ताकत बची तो मैं पक्का तुमसे एक मुकाबले की उम्मीद करूंगा। मुझे यकीन है कि तब तुम मुझे सही रास्ता दिखाने में संकोच नहीं करोगे। वो बूढ़ा आदमी जिसने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं, ये सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी और फिर वो बहुत ही आराम से और धीरे से बोला, इन सिर्फ 20 छोटे सालों में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मध्य भारत की इस पुरानी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इतने सारे नए सितारे पैदा हो जाएंगे। तुम युद्धदेव अभिमन्यु हो, है ना? तुम काफ़ी अच्छे हो। उस लौंडे अरमान आहूजा को मारने के बाद मैं पक्का तुमसे लड़ूंगा। तुम्हारे बाद वो महागुरु द्रोणाचार्य राठौर होगा जिसके बारे में तुम सब बात कर रहे हो। ये सुनकर अभिमन्यु ने फिर से अपने हाथ जोड़े। बिना कोई खास हलचल किए वो पीछे की तरफ खिसक गया, पानी की सतह पर एक गजब की लहर बनाते हुए, और आखिर में मानसरोवर झील के दाईं तरफ मौजूद सेना की वर्दी पहने लोगों के बीच मजबूती से खड़ा हो गया। उसे किनारे पर आते देख सेना के बड़े बड़े अफसर, जिनमें से सबसे छोटा रैंक सीनियर कर्नल का था, वे सब खड़े हो गए और उन्होंने पूरे दिल से अभिमन्यु को सैल्यूट किया। उनके सारे मूवमेंट्स एकदम एक जैसे थे, मानो उन्होंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की हो। हालांकि भीड़ ने साफ देखा कि उस ग्रुप में एक बूढ़ा आदमी पुरानी सेना की वर्दी पहने हुए था, जिसके कंधों पर कोई बैज नहीं लगा था। वो मजबूती से अपनी जगह पर बैठा रहा, न तो अपनी जगह से हिला और न ही उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। इसके उलट जब अभिमन्यु ने बाकी लोगों के सैल्यूट का जवाब दिया तो वो उस बूढ़े आदमी के पीछे जाकर एकदम सीधा खड़ा हो गया। अभिमन्यु की इस हरकत ने वहां मौजूद कई वीआईपी लोगों को हैरानी में डाल दिया। कुछ ही पलों बाद मानसरोवर झील के किनारे वापस शांत हो गए और बस परमगुरु अरमान के आने का इंतजार करने लगे। अल्पविराम शिखर स्वर्ग विला के अंदर मायरा सिंघानिया ने बड़े प्यार से अरमान आहूजा की कटोरी में दलिया परोसा। उसके पास कोई फालतू के शब्द नहीं थे, यहाँ तक कि उसे ध्यान रखने के लिए कहने वाला एक भी शब्द नहीं था। वो बस चुपचाप डाइनिंग टेबल पर उसके साथ बैठकर हमेशा की तरह दोपहर का खाना खा रही थी। सफ़ेद चावल के दलिया की एक कटोरी और 2-3 प्लेट सब्जियां मायरा सिंघानिया की अपनी गंभीर बीमारी से ठीक होने के बाद का खाना था। दोनों बहुत धीरे धीरे खा रहे थे और माहौल बहुत ही शांत और प्यारा था। ऐसा लग रहा था मानो महागुरुओं की वो लड़ाई जिसकी चिंता पहाड़ के बीच में मौजूद वीआईपी लोगों को सता रही थी, उसका इन दोनों से कोई लेना देना ही नहीं था। कुछ ही पलों बाद अरमान आहूजा को अपनी कटोरी और चॉपस्टिक्स नीचे रखते देखकर मायरा सिंघानिया के हाथ में मौजूद उसकी चॉपस्टिक्स अनजाने में ही थोड़ी कांप उठी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और बड़े ही कैजुअल अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारा पेट भर गया? हम, अरमान आहूजा ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उसे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने शांति से मायरा सिंघानिया के खाना खत्म करने का इंतजार किया। हालांकि मायरा सिंघानिया सच में अरमान आहूजा से कहना चाहती थी कि वो सुरक्षित वापस लौट आए, क्योंकि अब उसे उसके बिना इस घर में रहने की आदत नहीं थी, लेकिन अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। वो चाहती थी कि वो बिना किसी चिंता के जाए, वो चाहती थी कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर हो। सबसे बुरी स्थिति बस यही हो सकती थी कि लड़ाई में मरने के बाद उसका शरीर झील में डूब जाए, और मानसरोवर झील इतनी बड़ी तो थी ही कि उसके शरीर को आसानी से अपनी गोद में सुला सके। जब वो वक्त आएगा तो वो भी बस उसके साथ चली जाएगी। हालांकि उसने फिर भी ये बातें मुंह से नहीं निकालीं। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और अरमान आहूजा के सफ़ेद कपड़ों के कॉलर को ठीक किया, उसके सीने पर पड़ी सिलवटों को सीधा किया, बस इतना ही। अरमान आहूजा मायरा सिंघानिया की बात समझ गया था और उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी नज़रों में एक असली मर्द को सिर्फ 3 हिस्से बातें करनी चाहिए और बाकी के 7 हिस्से दुनिया को जीतने के लिए छोड़ देने चाहिए। मायरा सिंघानिया का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक ले जाते हुए अरमान आहूजा मुड़ा और उसे विदा करने से रोका। उसने आगे बढ़कर उसके बालों को संवारते हुए धीरे से कहा, मैं अभी गया और अभी आया। इतना कहने के बाद मायरा सिंघानिया ने उसके करीब आते चेहरे को पीछे हटते देखा। उसका शरीर हवा में उड़ने लगा और उसने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी, जैसे लगातार हो रही बारिश में एक तेज रोशनी चमक रही हो। अगले ही पल उस मुस्कुराते चेहरे ने आसमान की तरफ देखा और तुरंत उसका पूरा शरीर ऊपर की तरफ उड़ने लगा, हवा में एक खूबसूरत सी शेप बनाते हुए, और फिर सीधा दुर्वासा प्रताप सिंह की तरफ बढ़ने लगा, जो पहाड़ के बीच में मानसरोवर झील में बैठा था। इस पल राजवंश एन्क्लेव की पूरी पहाड़ की चोटी पर मौजूद हर किसी ने, चाहे वो आदमी हो या औरत, एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे आसमान से कोई देवदूत कुछ बोल रहा हो। वो आवाज़ चोटी से नीचे आ रही थी और उनकी रूह को खींच रही थी। हवा में लटकता हुआ, हजारों मील का सफ़र तय करता हुआ, मैं अब जा रहा हूं और जल्दी ही लौटूंगा। दुर्वासा प्रताप सिंह सामने आ और मौत को गले लगा।
उस चीख के बाद सबने अपने सिर उठाए, बस आसमान से गिरती बारिश में एक सफ़ेद परछाई को देखने के लिए, जैसे आकाशगंगा से कोई बिजली गिर रही हो जो सीधा आसमान से नीचे आ रही थी। मानसरोवर झील पर, झील के बीच में बैठे उस झुके हुए बूढ़े आदमी ने ये बातें सुनकर अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। इसके बजाय वो नीचे झुका और पानी में अपनी परछाई को देखने लगा। उसने अपने सूखे और बेजान चेहरे को देखा, जो पहले से ही 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका था और बेढंगा लग रहा था। वो इस बात पर आहें भर रहा था कि वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है और बड़े बड़े हीरो भी आखिर में खत्म हो ही जाते हैं। 80 साल पहले की बातों को याद करते हुए वो जवानी के दिन जब वो पहली बार भारत में सबसे ऊपर पहुंचा था, और 60 सालों का वो दौर जहां उसने भगवानों और बुद्धों को मार गिराया था। लेकिन अब वो सिर्फ 100 साल का एक ऐसा बूढ़ा आदमी था जो पिछले 20 सालों से पश्चिमी तिब्बत में छिपा बैठा था। इन 2 दशकों में मार्शल आर्ट्स की दुनिया की कितनी कहानियां जिंदगी भर का पछतावा बन गई थीं। अपनी ही सोच में डूबे हुए उस झुके हुए बूढ़े आदमी ने अपनी सूखी पीली उंगली आगे बढ़ाई और धीरे से पानी को छुआ। शांत झील में पल भर में लहरें उठने लगीं, जिससे वो चेहरा धुंधला होने लगा जिस पर 80 सालों के उतार चढ़ाव की दास्तान लिखी थी। मानसरोवर झील के किनारे बैठे हर किसी ने उस धुंधली और विशाल झील के बीच से एक लंबी आह सुनी, मुझे भगवान नहीं दिखता, फिर भी भगवान देखता है और कमल खिलाता है। उस आह के बाद धुंध और बारिश से ढकी मानसरोवर झील की उस विशाल सतह पर हर तरफ सुनहरे कमल खिल गए। दुर्वासा प्रताप सिंह ने एक उंगली उठाई और धीरे से कहा, उठो। झील पर बिछे सारे कमल ऊपर उठ गए, आसमान और पानी के बीच की जगह को भरते हुए। दुर्वासा प्रताप सिंह के सिर के ऊपर 300 मीटर तक हवा में लटकते हुए, आकाशगंगा से गिरने वाली उस बिजली के रास्ते को रोकते हुए। अध्याय 176, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो। सुनहरे कमल एक के बाद एक खिलने लगे और हवा में रहस्यमय बौद्ध मंत्र गूंज उठे। मानसरोवर झील की अथाह सतह के ऊपर हर तरफ सुनहरे कमल खिल गए थे। सुनहरी रोशनी ने पूरे माहौल को सोने के रंग में रंग दिया था। लगातार गूंजते बौद्ध मंत्रों के प्रभाव से झील की सतह एकदम पवित्र और दिव्य पश्चिमी परम आनंद लोक जैसी लग रही थी, और झील के बीचों बीच मौजूद दुर्वासा प्रताप सिंह ऐसे लग रहे थे मानो स्वयं बुद्ध सभी जीवों को धर्म का उपदेश दे रहे हों। जैसे ही वो सुनहरे कमल उभरे, मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर खड़े कुछ अस्थिर युवा इस नज़ारे को देखकर अनजाने में ही घुटनों के बल बैठ गए। उनके हाथ धीरे धीरे जुड़ गए और वो इतने भक्त लग रहे थे जैसे दशकों से अमिताभ का जाप कर रहे हों। ये बुद्ध ने कमल को जन्म लेते देखा तकनीक है? क्या ये पश्चिमी बौद्ध राज्य की सर्वोच्च गुप्त तकनीक नहीं है? दुर्वासा प्रताप सिंह इस वार को कैसे जानते हैं? वेदांत अग्रवाल के पीछे खड़े बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। उसका चेहरा सदमे से भरा था और शरीर कांप रहा था। किंवदंती है कि प्राचीन पश्चिमी बौद्ध राज्य में आसमान से एक भयानक आपदा आई थी, जिसमें आम लोगों को सजा देने के लिए लगातार आसमानी बिजली गिर रही थी। रातों रात बौद्ध राज्य के कई लोग इस तबाही का शिकार हुए, उनके घर और जिंदगियां छिन गईं। उस समय एक महान भिक्षु ने इस पीड़ा को न सह पाने के कारण एक बड़ा संकल्प लिया कि वो अपनी 100 साल की साधना का इस्तेमाल दुनिया के लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए करेंगे। तो उस दिन लोगों ने सुना कि पहाड़ की चोटी पर अचानक कमल उगाए हैं, जिन्होंने आसमान और सूरज को ढक लिया है और पूरे बौद्ध राज्य को अपनी ढाल बना लिया है। उन्होंने लगातार बौद्ध मंत्र भी सुने, जिनमें केवल 4 शब्द थे, मुझे दया का जन्म दिख रहा है। समय के साथ इस वार का नाम धीरे धीरे बुद्ध ने कमल को जन्म लेते देखा के रूप में मशहूर हो गया। बेशक अपनी ताकत को अनगिनत कमलों में बदलकर पूरे देश को ढक लेना साफ तौर पर बड़ा चढ़ाकर बताई गई बात थी। या तो वो व्यक्ति 100 साल से ज्यादा उम्र का था, या पश्चिमी बौद्ध राज्य का आकार मानसरोवर झील के बराबर था। वरना एक आम इंसान का शरीर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो एक जीता जागता भगवान नहीं बन जाएगा? फिर भी दुर्वासा प्रताप सिंह का बुद्ध ने कमल को जन्म लेते देखा वार का इस्तेमाल करना वहां मौजूद सभी ताकतवर लोगों को अंदर तक हिला गया। आखिर उन सुनहरे कमलों ने, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आसमानी आपदाओं को रोक सकते हैं, दुर्वासा प्रताप सिंह को पहले ही अजेय बना दिया था। खासकर सेना के कुछ लोग, उनकी भौहें तनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन उसके सामने आने से डर भी रहे हों, जिससे वो बहुत कंफ्यूज और उलझन में लग रहे थे। सौंदर्या प्रताप सिंह और बाकी लोग जो विराज अग्रवाल के पीछे अग्रवाल परिवार की छतरी के नीचे आए थे, दुर्वासा प्रताप सिंह का वार देखकर इतने हैरान थे कि वो लगभग घुटनों के बल गिर ही पड़े थे। अगर उस बूढ़े आदमी ने अपना पैर हल्के से पटक कर और गुर्रा कर उन्हें उस बौद्ध प्रभाव से बाहर न निकाला होता, तो वो शायद अभी जमीन पर बैठकर मंत्र ही पढ़ रहे होते। इन अमीर लड़के लड़कियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक आम सा बूढ़ा आदमी एक साकार सुनहरे कमल पर बैठकर हवा में तैर सकता है। यही बहुत बड़ी बात थी, और अब अपने नश्वर शरीर का इस्तेमाल करके अनगिनत सुनहरे कमल पैदा कर देना, ऐसा दिल दहला देने वाला और हैरान करने वाला नज़ारा। टीवी सीरियल वाले भी ऐसा शूट करने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? लानत है, क्या ये इंसान भी है? सुपरमैन भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, क्या वो पहुंच सकता है?
आर्यन माथुर ने मन ही मन हैरानी से कहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। सौंदर्या प्रताप सिंह, कृतिका शर्मा और बाकी सबके दिमाग में भी लगभग यही चल रहा था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये परम गुरु की ताकत है। विराज अग्रवाल के मुंह से अनजाने में ही निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और इज्जत थी। जब उसे कालभैरव कमांडो फोर्स के रिजर्व मेंबर के रूप में चुना गया था तो उसने सुना था कि जिसने अभी अभी कालभैरव सेनापति का पद संभाला है वो दुर्वासा प्रताप सिंह की तरह ही परमगुरु स्तर का एक मास्टर है। ये सोचकर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा कि वो एक दिन दुर्वासा प्रताप सिंह जैसे कमाल के इंसान, परमगुरु स्तर के मास्टर के अधीन काम करेगा। आखिर कौन जानता है, शायद किसी दिन महान सेनापति उसकी होशियारी पहचान ले और उसे अपना खास शिष्य बना ले। अगर ऐसा हुआ तो जब वो अंजलि देसाई और बाकी लोगों से दोबारा मिलेगा तो क्या इन जाहिलों को उसे इज्जत के साथ एक प्रॉपर मिलिट्री सैल्यूट नहीं मारना पड़ेगा? इसके अलावा जब तक वो कड़ी मेहनत करता रहेगा वो पक्का एक दिन दुर्वासा प्रताप सिंह जैसा कमाल का इंसान बन पाएगा जो सिर्फ एक उंगली उठाकर अनगिनत सुनहरे कमल खिला सकता है। तब जब वो मानसरोवर झील पर घूमेगा, हवा में उड़ेगा, तो भले ही मायरा सिंघानिया पहाड़ की चोटी पर खड़ी हो, वो पक्का उसकी इस शान को देखेगी और उसके इस बेखौफ और स्टाइलिश अंदाज पर फिदा हो जाएगी। उस पल वो उसे अपने साथ जमीन और आसमान के बीच घुमाने ले जा सकता है, दुनिया के सारे शूरवीरों को नीचा दिखाते हुए। किसकी हिम्मत होगी जो उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके? जैसे ही विराज अग्रवाल अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, आसमान से गिरती हुई एक सिल्वर बाढ़ जैसे कोई उल्कापिंड जमीन से टकरा रहा हो, अनगिनत सुनहरे पीले कमलों पर जोर से आ गिरी। सबने एक ऐसी आवाज सुनी जो पूरे राजवंश एनक्लेव में गूंज उठी, जैसे सिर के ऊपर बिजली कड़की हो। इस आवाज की लहरों ने मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर लगी सारी छतरियों को सीधा उखाड़ फेंका। कमजोर बुनियादी साधना वाले युवा इस झटके को सह नहीं पाए और पीछे की तरफ धकेल दिए गए। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अगर उनके परिवारों के बड़े बुजुर्ग आगे आकर उन लगातार आती आवाज की लहरों को न रोकते तो ये युवा जमीन पर गिर पड़े होते। बस एक वार और इन दोनों ने इतनी भयानक ताकत दिखाई थी, यहाँ तक कि वहां मौजूद बड़े बुजुर्गों के चेहरे भी गंभीर हो गए थे। आखिरकार ये दोनों उनके अपने परिवारों से नहीं थे, और दूसरे जितने ताकतवर होंगे उनके लिए खतरा उतना ही ज्यादा होगा। हालांकि ये सब सुनने में बड़ा पेचीदा लगता है, पर असल में ये सब महज चंद सांसों के समय में हो गया था, जिससे वो सिल्वर बाढ़ पहाड़ की चोटी से सीधे कमलों पर आ गिरी। इस पल उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो सुनहरे कमल, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आसमानी आपदाओं को रोक सकते हैं, सच में उस सिल्वर बाढ़ से टूट गए। वो बाढ़ सीधा नीचे की तरफ गिरी और कमल पर बैठे दुर्वासा प्रताप सिंह से जा टकराए। टकराते ही दोनों तुरंत अलग हो गए। सफेद कपड़ों वाला वो शख्स झील की सतह पर खड़ा था, न ऊपर उठ रहा था न नीचे डूब रहा था, बिल्कुल पानी पर तैरती काई की तरह। हालांकि दोनों तुरंत अलग हो गए थे, लेकिन आसपास का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं था। टकराव वाली जगह से एक भयानक आवाज की लहर बाहर की तरफ दौड़ी। दुर्वासा प्रताप सिंह के नीचे वाले कमल के पास कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन 10 डेग दूर अचानक भयंकर लहरें उठीं और झील के दोनों किनारों पर खड़े लोगों की तरफ तेजी से बढ़ने लगीं, जिससे सब डर के मारे आनन फानन में अपना बचाव करने लगे। जब सबको लगा कि झील में मौजूद वो दोनों शख्स आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो वो अचानक रुक गए। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन दूरी और गिरती हुई हल्की बारिश की वजह से गहरी साधना वाले मास्टर्स को छोड़कर किसी और के लिए ये सुनना मुश्किल था कि वो क्या कह रहे हैं। तुम मेरी सोच से भी कम उम्र के हो, दुर्वासा प्रताप सिंह ने पहले कहा। अरमान आहूजा की उम्र सच में उनकी उम्मीद से बहुत कम थी। सिर्फ उम्र के हिसाब से देखा जाए तो तुमने उस वक्त के द्रोणाचार्य राठौर को भी पीछे छोड़ दिया है। अरमान आहूजा पानी पर तैर रहा था। जैसे दुर्वासा प्रताप सिंह उसे परख रहे थे, वैसे ही वो भी दुर्वासा प्रताप सिंह को परख रहा था। तुम भी मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। अरमान आहूजा यही तो कहना चाहता था जब उसने आसमान से झील को सुनहरे कमलों से भरा हुआ देखा था। दुर्वासा प्रताप सिंह से मिलने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि धरती पर इतना ताकतवर इंसान भी होगा जो इतने बड़े लेवल पर जमीन और आसमान से जुड़ सके। उसे ये मानना पड़ा कि अरमान आहूजा की मौजूदा मूल स्थापना स्तर के मध्य स्तर की परफेक्शन वाली साधना के बावजूद पूरी झील को सुनहरे कमलों से ढकना उसके लिए भी मुश्किल होता। ये सुनकर दुर्वासा प्रताप सिंह हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले, मैं ताकतवर हूं या नहीं ये तय करना दूसरों का काम है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए इतना ही काफी है। इतना कहने के बाद दुर्वासा प्रताप सिंह ने एक उंगली उठाई और एक अदृश्य ऊर्जा ने तुरंत हवा को चीर दिया। उसी पल मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर मौजूद हर इंसान, चाहे वो किसी भी उम्र या जेंडर का हो, अनजाने में ही कांप उठा। ये था घोर तामसिक और परमशीत कमल प्रहार। अध्याय 177 कमल प्रहार से पानी बना बर्फ। कमल प्रहार के नीचे कोई रूह नहीं बचती। जिस पल दुर्वासा प्रताप सिंह ने अपनी उंगली उठाई, अरमान आहूजा को हड्डियों को गला देने वाली ठंड का एहसास हुआ।
अगर उसने 9 चक्र काया शोधन विद्या का पहला चक्र पूरा न किया होता तो इस ठंडी ऊर्जा का सीधा सामना करना तो दूर, अगर ये उसके कपड़ों को छू भी जाती तो उसका शरीर तुरंत बर्फ की मूरत बन जाता। पहले जब वो मायरा सिंघानिया के शरीर से कमल प्रहार की ऊर्जा निकाल रहा था तो अरमान आहूजा को इतना गहरा एहसास नहीं हुआ था, बस उसे लगा था कि ये एक बहुत ही खतरनाक और ठंडी ऊर्जा है। अब जब वो सीधे तौर पर इसका सामना कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि ये ठंड उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। मायरा सिंघानिया ने अकेले इस हड्डियों को चीर देने वाली ठंड को सहते हुए जो दिन बिताए थे उनके बारे में सोचकर अरमान आहूजा, जो पहले इससे बचना चाहता था, अचानक रुक गया। इसकी बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गुस्से में दुर्वासा प्रताप सिंह के कमल प्रहार को अपने शरीर पर झेला। वो ये साबित नहीं करना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है, वो बस ये महसूस करना चाहता था कि मायरा सिंघानिया ने उस वक्त क्या महसूस किया था। वो उस हर दर्द को जानना चाहता था जो मायरा सिंघानिया ने 7 दिनों तक कालभैरव के उस खौफनाक इलाके में अकेले सहा था, यहाँ तक कि वो उस दर्द की गहराई तक जाना चाहता था। बस एक हल्की सी चिरप की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी दबी हुई पिस्तौल की गोली की आवाज़, धुंधली और शांत। लेकिन इस मामूली सी आवाज़ के साथ ही अरमान आहूजा का आगे बढ़ता हुआ शरीर अचानक वहीं जम गया। ऐसा नहीं था कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था, बल्कि उसे अचानक एहसास हुआ कि जो हल्की बारिश उसके सामने गिर रही थी वो दुर्वासा प्रताप सिंह के उस वार के बाद से दूर से लेकर पास तक अनगिनत नुकीली बर्फ की सुइयों में बदल गई थी, और उन हजारों सुइयों का निशाना सीधा अरमान आहूजा के शरीर के मुख्य नसों और चक्रों पर था। ये नज़ारा देखकर अरमान आहूजा कुछ करने ही वाला था कि उसे अपने माथे पर ठंडक महसूस हुई। इससे पहले कि वो कोई हरकत कर पाता, वो ठंडी सनसनी उसके माथे से शुरू होकर तेजी से उसके पूरे शरीर की नसों में दौड़ी और उसके पैरों तक पहुंच गई। अरमान आहूजा कुछ समझ पाता, उसने नीचे देखा और पाया कि उसके पैरों के नीचे की झिलमिलाती झील की सतह तुरंत बर्फ में बदल गई है। फिर जहां वो खड़ा था वहां से ये छल्लों की शक्ल में बाहर की तरफ फैलने लगी। पलक झपकते ही अरमान आहूजा के नीचे का 10 इंच का हिस्सा एक सफ़ेद बर्फ के मैदान में बदल गया। उसी समय उसकी नसों पर निशाना साधे हुए हजारों बर्फ की सुइयां बिजली की रफ्तार से अरमान आहूजा के शरीर की तरफ दौड़ीं। वो बर्फीली सतह पर खड़े एक जिंदा टारगेट की तरह था, जिसके पैर बिल्कुल हिल नहीं सकते थे। ये जिंदगी और मौत का सवाल था। मानसरोवर झील के किनारों पर दूर खड़ी भीड़ ने बस यही देखा कि झील के ऊपर गिर रही हल्की बारिश न जाने कब छोटे छोटे ओलों में बदल गई थी, जो आसमान से गिरकर लोगों के सिर पर लग रहे थे, जिससे युवा पीढ़ी चीखने चिल्लाने लगी थी। केवल वे गिने चुने लोग जो अपने अपने परिवारों के बीच में बैठे थे, वे शांत रहे। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि आसमान से गिरते हुए वो बर्फीले ओले उनके सिर से कुछ फीट ऊपर ही धुएं में बदलकर गायब हो रहे थे, उनके पास तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ये कमल प्रहार है, भीड़ में किसी ने अचानक ये चिल्लाया। झील का वो किनारा जो पहले से ही शोर शराबे से भरा था तुरंत शांत हो गया, लेकिन ये अजीब सी खामोशी सिर्फ एक पल के लिए ही रही और फिर पहले की तरह शोर मचने लगा। कमल प्रहार, क्या ये वही मशहूर कमल प्रहार है जो अमरहस्त की टक्कर का है और जिसके बारे में कहा जाता है कि एक प्रहार के नीचे कोई रूह जिंदा नहीं बचती? एक बूढ़ी औरत ने खड़े होकर पूछा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसके लंबे बाल बिल्कुल काले थे। पीछे से देखने पर उसे 17-18 साल की लड़की समझने की भूल की जा सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में सच में ऐसा चमत्कारिक कौशल मौजूद है। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद थे, लेकिन जिसका चेहरा एक बच्चे की तरह कोमल था, उसने दूर फैलते हुए घने कोहरे को देखकर हैरानी से कहा। महान गुरु ने एक बार कहा था कि पश्चिमी बौद्ध राज्य के पास सर्वोच्च कौशल है, लेकिन संप्रदाय में किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब लगता है कि महान गुरु सच में दूरदर्शी थे। हम नालायक वंशज उनके शिष्य कहलाने लायक नहीं हैं। उनके शिष्य कहलाने लायक नहीं। छड़ी पकड़े एक बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी को जोर से जमीन पर पटका। वो मंच जो कुछ दिन पहले ही संगमरमर से बना था, हर प्रहार के साथ दरकने लगा और आखिरकार टुकड़े टुकड़े हो गया, बिल्कुल उस बूढ़े आदमी के पछतावे से टूटे हुए दिल की तरह। अमर हस्त पत्थर को सोना बना देता है, कमल प्रहार पानी को बर्फ बना देता है। ये बूढ़ा अपनी जिंदगी में अमर हस्त की टक्कर के ऐसे दिव्य कौशल को देखकर कितना खुशनसीब है। अगर मैं अभी मर भी जाऊं और मेरी साधना खत्म हो जाए तो भी मुझे कोई मलाल नहीं होगा। एक बूढ़े आदमी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखों में हैरानी और सुकून था। परम गुरु अरमान बूढ़े नहीं लगते। समय के साथ हो सकता है कि वो द्रोणाचार्य राठौर को भी पीछे छोड़ दें। बस अफसोस की बात है, कमल प्रहार के नीचे कोई रूह नहीं बचती। ये एक पुरानी कहावत है। युद्धदेव अभिमन्यु के सामने बैठे बूढ़े आदमी ने दुख भरी सांस लेते हुए कहा, जिसके कंधों पर कोई मिलिट्री रैंक नहीं थी। उसकी देखने की ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा थी, जिससे वो अरमान आहूजा के असली चेहरे को देख पा रहा था। जहां तक किनारे पर खड़े बाकी लोगों की बात है, वो सिर्फ दूर से सफ़ेद कपड़ों में अमर इंसान की तरह हवा में तैरते एक शख्स को ही देख पा रहे थे।
बूढ़े आदमी का अफसोस सुनकर अभिमन्यु की भौहें अनजाने में ही तन गईं। उसने बाहर देखा और पाया कि हजारों बर्फीली सुइयां सफेद कपड़ों वाले उस नौजवान के शरीर में चुभ रही हैं, जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि वो अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी का शिष्य था, इसलिए उसने कुदरती तौर पर उनसे कमल प्रहार के कई खौफनाक पहलुओं के बारे में सीखा था। इसलिए वो जानता था कि हर एक बर्फीली सुई हड्डियों को गला देने वाली ठंडक से भरी होती है। एक साथ इतने सारों की चपेट में आने की तो बात ही छोड़िए, अगर किसी को सिर्फ एक सुई भी लग जाए तो उसकी ठंडी ऊर्जा उस इंसान के अंदरूनी अंगों को पूरी तरह से जमा देगी। उस हालत में भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। यहाँ आने से पहले उसने सुना था कि दुर्वासा प्रताप सिंह ने शिवगढ़ की एक लड़की के शरीर में कमल प्रहार की ऊर्जा डाल दी है। अब जब वो सोच रहा था तो वो लड़की पक्का पाताल लोक सिधार चुकी होगी और बर्फ की मूरत बन चुकी होगी। मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर खड़े लोगों के पास परिवार के बड़े बुजुर्गों और अभिमन्यु जैसी कमाल की देखने की ताकत नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें वो दसियों हजार बर्फीली सुइयां नहीं दिखाई दी। उन्होंने बस यही देखा कि सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स अचानक अपने पैरों से उठते हुए घने कोहरे से घिर गया है, जो तेजी से मोटी बर्फ में बदल गया। इसके बाद यह अचानक बनी क्रिस्टल बर्फ नीचे से ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ी। पलक झपकते ही उस साफ क्रिस्टल बर्फ ने सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स को पूरी तरह से ढक लिया और उस पहले से ही रहस्यमय आदमी को एक बर्फ की मूरत में बदल दिया। ये नज़ारा देखकर किनारे पर मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए और हर तरफ सन्नाटा छा गया। हवा का एक झोंका गुजरा, जिससे झील के किनारे लगे पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और शश 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 की साफ आवाज़ सुनाई देने लगी। क्या ये सब खत्म हो गया? किसी ने सबसे पहले रिएक्ट किया और हकलाते हुए सवाल किया। उस विशाल मानसरोवर झील पर किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। सब ने बस यही देखा कि झील के बीच में कमल के फूल पर बैठा वो झुका हुआ गंजा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ रहा है। वो धीरे से कुछ बुदबुदाता हुआ लगा, फिर भी वहां मौजूद हर कोई उसे सुन सकता था। तुमने मेरे छोटे भाई को मारा, मेरे पोते की बेइज्जती की और मेरे शिष्य को घायल किया। तुम इसी सजा के हकदार हो। जब उसने अपनी बात खत्म की तो सबने देखा कि बर्फ के क्रिस्टल से बने बड़े बड़े हाथों का एक जोड़ा मानसरोवर झील की गहराई से, उस बर्फ के नीचे से जहां परमगुरु अरमान खड़े थे, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। गहराई का कुछ पता नहीं था। ऊपर मौजूद हजारों सुनहरे कमल के फूलों की रोशनी में वो हाथ सोने की परत चढ़े हुए लग रहे थे, बिल्कुल एक बुद्ध के हाथ की तरह शानदार और पवित्र। इसके तुरंत बाद सबने देखा कि दुर्वासा प्रताप सिंह ने अचानक अपने हाथ मिला लिए, जिन्हें वो मिलाने से हिचकिचा रहा था। एक आवाज आई जैसे नौवें आसमान से कोई दिव्य संगीत बज उठा हो, और पूरी आवाज में सिर्फ एक ही शब्द था, बंद। जैसे ही वो शब्द गूंजा, वो 10 डेग लंबे सुनहरे क्रिस्टल बुद्ध के हाथ अचानक एक साथ जुड़ गए, बिल्कुल दुर्वासा प्रताप सिंह के हाथों की तरह, और उस पूरे बर्फीले मैदान और उस पर खड़ी बर्फ की मूरत को अपनी मुट्ठी में पूरी तरह से कैद कर लिया। अध्याय 178। मुझे बुद्ध नहीं दिखते, बल्कि बुद्ध मुझे देखने आते हैं। वो बुद्ध का हाथ 10 डेग ऊंचा था, जिसकी उंगलियों के सिरे हवा में लटकते सुनहरे कमल को बिल्कुल छू रहे थे। दूर से देखने पर वो पूरी पर्वत श्रृंखला जहां राजवंश एन्क्लेव बसा था, आसमान को छूते एक विशाल बुद्ध की तरह लग रही थी, और ये हाथ प्रार्थना में जुड़े उनके पवित्र हाथ थे। वो अथाह मानसरोवर झील इंसानियत के लिए उनके दया के आंसू थे, और वो अनगिनत सुनहरे पीले कमल के फूल वो उनकी उंगलियों से निकले चमत्कार थे, जो आम इंसानों को पश्चिमी परम आनंद लोक का रास्ता दिखा रहे थे। और वो झुका हुआ बूढ़ा आदमी दुर्वासा प्रताप सिंह, जो इस आसमान छूते बुद्ध के सामने बैठा था, उसने पूरे समय अपना सिर झुकाए रखा, बिल्कुल उस सन्यासी की तरह जिसने दशकों तक बुद्ध के सामने ध्यान किया हो, जो सिर्फ प्रार्थना करता था और कभी झूठ नहीं बोलता था। मानसरोवर झील पर वो दोनों जो शुरुआत में इतने गुस्से में आए थे, इस पल शांत हो गए थे, जैसे एक प्राचीन बुद्ध के दिए की रोशनी में दो छोटे बच्चे खेल कूद कर थक गए हों और आराम करने के लिए कोई भी जगह ढूंढ ली हो। बस एक खड़ा था और एक बैठा था, और ये पता नहीं था कि वो सच में सो रहे थे या नहीं। झील के दोनों किनारों पर खड़े लोग 10 डेग के उस बुद्ध के हाथ को देखकर मुंह फाड़े ऊपर देख रहे थे। कुछ मौकापरस्त लोगों ने भीड़ में मल्होत्रा परिवार का वो टेम्पररी मंच ढूंढ लिया था, और अब तक कुछ ने तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने खास गुर्गों को मल्होत्रा परिवार के पास भेजना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ ओबरॉय परिवार, ऊपर यशवंत ओबरॉय से लेकर नीचे सिया ओबरॉय तक, सबकी भौहें गहरी तनी हुई थीं। शिवगढ़ का ओबरॉय परिवार, जिसका कभी जलवा हुआ करता था, इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो। दादाजी, मास्टर, वो आन्या ओबरॉय ने पूछा, लेकिन यशवंत ओबरॉय ने परेशान चेहरे के साथ उसे हाथ से रोक दिया। उन्होंने काफ़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिससे ये सवाल उठने लगा कि क्या उनका अनुभवी दिमाग ओबरॉय परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहा था। क्या इस बार सच में सब खत्म हो गया? पहले वाले शख्स ने फिर से आसपास की खामोशी को तोड़ते हुए बोला, ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है।
लेकिन पहले की तरह किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। साफ तौर पर हर कोई अभी भी उस भयानक सदमे में डूबा हुआ था। हालांकि ये सब बहुत कम समय में हुआ, लेकिन हर वार जानलेवा था, हर तकनीक कमाल की थी। अपनी जिंदगी में ऐसी लड़ाई देखने के बाद अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। काफी देर बाद बाह्यबल दुनिया के एक रसूखदार बुजुर्ग ने गहरी भावना के साथ कहा। उनके इसी अफसोस ने झील के शांत किनारों में जान डाल दी और सब लोग उन कुछ वारों की बारीकियों पर फुसफुसाते हुए चर्चा करने लगे। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस घेरे के बाहरी किनारे पर एक हाई स्कूल का छात्र, जो झील के नज़ारे को सिर्फ दूर से ही देख सकता था, अरमान नाम के उस शख्स को बुद्ध के हाथों में कैद देखकर बहुत निराश महसूस कर रहा था। परमगुरु अरमान का सरनेम भी अरमान था और उसके अच्छे भाई अरमान आहूजा का सरनेम भी। आखिर वो अरमान नाम का शख्स क्यों नहीं जीत सका? एक आह भरने के बाद वो मुड़कर जाने के लिए तैयार हुआ। वो उस घेरे का हिस्सा नहीं था, उसके पास इतनी सारी चालें नहीं थीं। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि क्या उसका अच्छा भाई इस भयानक लड़ाई को देख पाया। उसने पहले भीड़ में बहुत देर तक तलाशा था और अब ऐसा लग रहा था कि वो इस शानदार मुकाबले को देखने से चूक गया है। हालांकि जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, भीड़ में से अचानक हैरानी से भरी सांसें खींचने की आवाज़ें आने लगीं। अंकित वर्मा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि वो विशाल 10 गज का बुद्ध का हाथ अपनी हथेली से टूट रहा है और दरारें उंगलियों की तरफ ऊपर बढ़ रही हैं। पलक झपकते ही बुद्ध के सामने मौजूद वो विशाल हाथ टुकड़े टुकड़े हो गया। वो टुकड़े आसपास की झील के पानी में गिरे, जिससे ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। आसमान से सुनहरे कमल को चीरती हुई जो बर्फीली गोलियां गिरी थीं, वो अब वापस चुपचाप गिरती बारिश में बदल गईं। जैसे ही लहरें शांत हुईं, एक सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान, जो आम इंसानों से कहीं ज्यादा हैंडसम था, अपने हाथ पीछे किए खड़ा था। सफ़ेद कपड़ों से दिखने वाली उसकी त्वचा हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही थी, जिससे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी असली स्किन का रंग है या आसपास टूटे हुए बुद्ध के हाथों और आसमान में फैले सुनहरे कमलों की वजह से ऐसा लग रहा है। ये नज़ारा देखकर झील के दोनों किनारों पर मौजूद औरतें, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं, उस पल उस स्टाइलिश नौजवान पर पूरी तरह फिदा हो गईं। अंजलि देसाई, जो सेना की टुकड़ी के पीछे खड़ी थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो अरमान आहूजा की मौत के बारे में घबराई हुई और दुखी थी, या वो अरमान आहूजा के इस अमर जैसे रूप को देखकर रोमांचित थी। सिर्फ वही नहीं, देविका ओबरॉय, जो आन्या ओबरॉय के बगल में खड़ी थी, उसकी तेज सांसें उसके अंदर के भावनात्मक तूफान को बयां कर रही थीं, उसे पूरी तरह से उजागर कर रही थीं। हालांकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका ये दिलकश अंदाज उसके आसपास मौजूद कई पुरुष साधकों के दिलों में हलचल पैदा कर रहा था, जिन्होंने सालों तक कड़ी साधना की थी। कुछ ने तो अपने दिमाग में कुछ उल्टी सीधी योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी थीं। वज्रकाया महागुरु, ये परम गुरु अरमान सच में आंतरिक और बाह्य बल दोनों की साधना करते हैं। भीड़ में कमाल की देखने की ताकत वाले किसी शख्स ने अरमान आहूजा की त्वचा पर हल्की सुनहरी चमक देखकर तुरंत ये नतीजा निकाल लिया। जैसे ही ये शब्द कहे गए, आसपास खड़ी भीड़ हैरानी से सांसें खींचने लगी। बाह्य बल दुनिया में भी 10,000 में से कोई एक ही ऐसा होता है जो आंतरिक और बाह्य दोनों विद्याओं की साधना करता है। दोनों विद्याओं में परमगुरु स्तर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोग सच में बहुत कम हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च महान परमगुरु द्रोणाचार्य राठौर भी सिर्फ आंतरिक विद्या में माहिर थे। जिन परिवारों ने मल्होत्रा परिवार से मिलने के लिए अपने खास गुर्गों को भेजा था, वो ये नज़ारा देखकर तुरंत अपने उन मौकापरस्त गुर्गों को वापस बुलाने लगे। एक परमगुरु जो आंतरिक और बाह्य बल दोनों की साधना करता है, दुर्वासा प्रताप सिंह के खिलाफ, जिसने पूरे 60 सालों तक मध्य मैदानों पर राज किया था, बराबरी की टक्कर लग रही थी। इस समय अगर कोई पहले से दांव लगाने की हिम्मत करता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहलाता। लेकिन जब हर कोई इस बात से हैरान था कि अरमान आहूजा आंतरिक और बाह्य दोनों की साधना करने वाला परमगुरु है, तो झील के बीच में सुनहरे कमल पर बैठे उस झुके हुए बूढ़े आदमी की एक धीमी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज आई, मेरा कमल प्रहार दुनिया के किसी भी वज्रकाया महागुरु की अविनाशी वज्रकाया को तोड़ सकता है। तुम्हें खरोंच तक नहीं आए, इसका मतलब तुम पक्का स्वर्ण बोधिसत्व काया स्तर पर हो। ये शब्द सुनकर मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर खड़े सब लोगों ने, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, एक साथ हैरानी से सांसें खींची। हर कोई जानता था कि बाह्य बल साधना पहले ताम्र त्वचा स्तर में प्रवेश करती है, फिर लौहस्थि स्तर और वज्र स्तर में प्रवेश करने के बाद चरम तक साधना करना महज एक वज्रकाया महागुरु की अविनाशी वज्रकाया है। जो स्वर्ण बोधिसत्व काया स्तर कहलाता था, वो महज एक किंवदंती थी, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था, आज तक किसी ने भी इसे हासिल नहीं किया था। लेकिन ये शब्द दुर्वासा प्रताप सिंह के मुंह से निकले थे तो ये गलत नहीं हो सकते थे। इसका मतलब था कि इस दुनिया में स्वर्ण बोधिसत्व काया स्तर सच में मौजूद था। इस खोज ने वहां मौजूद बाह्य बल मास्टर्स को एक नई मंजिल और उम्मीद दे दी। और इसी पल वो लोग जो पहले तटस्थ थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार दिल से ये चाहा कि परमगुरु अरमान जीत जाएं,
दोनों के लिए, ताकि उनके बाह्य बल को सही साबित किया जा सके जिसे हमेशा कमतर आंका जाता था, और दूसरा ताकि उन्हें स्वर्ण बोधिसत्व काया की साधना के तरीकों के बारे में पूछने का मौका मिल सके। जब अरमान आहूजा ने पहली बार दुर्वासा प्रताप सिंह के शब्द सुने तो उसे स्वर्ण बोधिसत्व काया स्तर का मतलब समझ नहीं आया। जब उसने आसपास के लोगों की रुक रुक कर आती आवाजें सुनी, तब जाकर उसे समझ आया कि ये स्वर्ण बोधिसत्व काया एक ऐसा स्तर है जो वज्रकाया महागुरु से भी ऊंचा है। लेकिन सिर्फ अरमान आहूजा ही जानता था कि उसका शरीर स्वर्ण बोधिसत्व काया स्तर पर बिल्कुल नहीं था। इसके बजाय जब वो दुर्वासा प्रताप सिंह की कमल प्रहार ऊर्जा का विरोध कर रहा था, तो उसने अपने शरीर के अंदर मौजूद नाग कवच को अब जानबूझकर दबाना बंद कर दिया था। सबसे मजबूत और ताकतवर नाग कवच के उसकी रक्षा करने के साथ दुर्वासा प्रताप सिंह की कमल प्रहार ऊर्जा चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी कुत्ते के सामने मांस के टुकड़े फेंकना जो वापस कभी नहीं आते, और इसके अलावा ये सिर्फ एक बेकार की कोशिश होगी जिससे सिर्फ हंसी ही उड़ेगी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि अरमान आहूजा ने नाग कवच को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था, जो पहले ही उसके साथ जुड़ चुका था, जिसे वो अपनी पवित्र नाग काया कहता था। और इसी वजह से जब अरमान आहूजा ने पहले एक मुक्के से वो हाथ तोड़ा, तो मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर मौजूद औरतें, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं, अपने अंदर की दीवानगी को छिपा नहीं पाईं। नाग स्वभाव से ही कामुक होते हैं, और अरमान आहूजा जो पवित्र नाग काया दिखा रहा था, उसमें भी कुदरती तौर पर एक गजब का आकर्षण था। अरमान आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मारने के लिए ये साफ तौर पर काफ़ी नहीं है। आंतरिक और बाह्य बल दोनों की साधना और दोनों में परमगुरु स्तर तक पहुंचना, इसमें कोई शक नहीं कि तुम इतने आगे जा सकते हो। कमल में बैठे दुर्वासा प्रताप सिंह आखिरकार धीरे धीरे खड़े हुए। ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या इतनी देर तक पालथी मारकर बैठने से उनके पैर सुन्न हो गए थे, या वो बस इतने बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे कि खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। वो झुके हुए खड़े थे, बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह जो अपनी पीठ पर टोकरी लादे बाजार से गुजर रहा हो। बस उनकी टोकरी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी, जो उन्हें इतना नीचे दबा रही थी कि वो अपनी कमर भी सीधी नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो खड़े हुए, उनके पैरों के नीचे मौजूद वो विशाल सुनहरा कमल हवा में ऊपर उठा और अनगिनत सुनहरे कमलों के बीच बने उस छेद को बिल्कुल ढक दिया जिसे अरमान आहूजा ने मुक्का मारकर तोड़ा था। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ हासिल कर लेना, भविष्य में मुझे और द्रोणाचार्य राठौर को पीछे छोड़ना तो बस समय की बात है। लेकिन अफसोस, दुर्वासा प्रताप सिंह ने अपनी बात पूरी की, फिर धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और बोले, अफसोस, तुम महान परमगुरु स्तर में पहुंचने से पहले ही मुझसे टकरा गए। पिछले 20 सालों से मैंने अपना सिर मुंडवाकर संन्यास ले लिया था, प्राचीन बुद्ध के दियों के नीचे अकेलेपन को सहा, सिर्फ इसलिए कि मैं मध्य मैदानों में वापस लौट सकूं और द्रोणाचार्य राठौर से दोबारा मुकाबला कर सकूं। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस जानलेवा वार को मैंने 20 सालों में समझा है, जो द्रोणाचार्य राठौर के लिए था, वो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल होगा। मुरझाए हुए पीले रंग के सन्यासी के कपड़े पहने दुर्वासा प्रताप सिंह ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, धीरे से एक बौद्ध प्रार्थना पढ़ी और फुसफुसाए, जब मेरा मन पवित्र है तो मुझे तथागत कब नहीं दिखते। जहाँ मेरा मन पवित्र है वहाँ पश्चिमी परम आनंद लोक कहाँ नहीं है। मैं तथागत को नहीं देखता, तथागत मुझे देखने आते हैं। इन शब्दों के साथ वो मुरझाए हुए पीले कपड़ों वाला सन्यासी, जिसने पूरे समय अपनी पीठ झुकाए और सिर नीचे रखा हुआ था, आखिरकार धीरे धीरे सीधा हुआ और अपना वो घमंडी सिर उठाया जिसने पूरे 60 सालों तक मध्य मैदानों पर राज किया था। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाए और आसमान की तरफ देखते हुए जोर से ऐलान किया, 5 उंगलियों वाले पहाड़ के नीचे गिरे कमल। पलक झपकते ही सबने देखा कि दुर्वासा प्रताप सिंह की पीठ पर पहाड़ जैसा विशाल एक सुनहरा बुद्ध प्रकट हुआ। जैसे ही दुर्वासा प्रताप सिंह ने अपना सिर उठाया, वो महान बुद्ध धीरे धीरे ऊपर उठे और उनके कुदरती सुनहरे कमल पर विराजमान हो गए। उसी समय आसमान से महान बुद्ध नीचे उतरे और हवा में मौजूद दूसरे सुनहरे कमलों पर बैठ गए। मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर लाखों बुद्ध की किरणें चमक उठीं। जैसे ही दुर्वासा प्रताप सिंह ने अपनी हथेली फैलाई, सुनहरे कमलों पर बैठे महान बुद्ध नीचे उतरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुद्ध ने कभी स्वर्ग के महान संत सन वुकोंग को अपनी हथेली से दबा दिया था। अब वो अरमान आहूजा को झील में दबा रहे थे। अध्याय 179। क्या पश्चिमी तिब्बत में छुपकर शांति से जिंदगी बिताना बेहतर नहीं होता? तुम्हें यहाँ मरने के लिए वापस क्यों आना था? नीचे गिरती हुई वो कमल पर बैठी बुद्ध की मूर्तियां चमकते उल्कापिंडों की तरह झील के ऊपर हवा को चीरती हुई आईं, जिससे लपटें उठने लगीं। इसकी वजह से उन पहले से ही सुनहरे कमल पर बैठी बुद्ध मूर्तियों के आसपास लाल रंग की लपटें उठने लगीं। पीली और लाल लपटों के बीच ऐसा लग रहा था मानो बुद्ध, जो इंसानी दुनिया से अछूते हैं, वो भी इस दुनिया के अनगिनत कर्मों की आग से घिर गए हों। अरमान आहूजा को कर्मों की आग से सनी उन कमल बुद्ध मूर्तियों को ऊपर देखने का मौका भी नहीं मिला था, जब दुर्वासा प्रताप सिंह का कुदरती कमल आसन और उस पर बैठी बुद्ध की मूर्ति अरमान आहूजा के सिर पर तेजी से आ गिरी, जिससे उसका शरीर डगमगा गया और वो घुटनों के बल गिरने ही वाला था।
लेकिन भले ही वो घुटनों के बल नहीं गिरा, पर उसका वो सीधा खड़ा शरीर उस पल अपने ऊपर मौजूद बुद्ध की मूर्ति के दबाव से अपना सिर झुकाने पर मजबूर हो गया। ये नज़ारा देखकर झील के दोनों किनारों पर खड़े लोग हैरान तो बहुत थे, लेकिन आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि पीले रंग के सन्यासी के कपड़े पहने दुर्वासा प्रताप सिंह ने जब से मानसरोवर झील पर कदम रखा था, तब से अपना सिर क्यों झुका रखा था और पीठ क्यों मोड़ रखी थी। ऐसा नहीं था कि वो ऊपर नहीं देखना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी पीठ पर मौजूद सुनहरे बुद्ध ने उन्हें दबा रखा था। अरमान आहूजा को अपना सिर झुकाते देखकर दुर्वासा प्रताप सिंह, जो अब सीधे खड़े थे, उन्होंने आलस से अंगड़ाई ली और आसमान में फैले बुद्ध की तरफ ऊपर देखा। 20 सालों में ये पहली बार था जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा था, और पहली बार आसमान को सुनहरी रोशनी से इतना भरा हुआ देखा था। उन्होंने अपनी उस हथेली को देखा जिसे उन्होंने अभी अभी आगे बढ़ाया था। पिछले 20 सालों की अनगिनत मुश्किलों को याद करते हुए पश्चिमी बौद्ध राज्य से मध्य मैदानों तक कदम दर कदम इस कमल पर बैठे सुनहरे बुद्ध धर्म की मूर्ति को पूरी भक्ति के साथ वापस लाते हुए उन्होंने धीरे से कहा। उनके होंठ अनजाने में ही कांप रहे थे, उनके शब्दों में एक हल्की सी उदासी और बहादुरी भरी भावना थी, और बोले, 20 सालों तक इस बूढ़े ने पश्चिमी तिब्बत के बौद्ध राज्यों की यात्रा की है, मंदिरों में अगरबत्तियां जलाई हैं और हॉलों में बुद्ध के सामने सिर झुकाया है। पूरे 20 सालों तक बूंद बूंद करके बिना रुके मैंने आखिरकार इस कमल पर बैठे सुनहरे बुद्ध को इकट्ठा किया। इस बूढ़े के 20 सालों के ज्ञान के सामने तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, कल के छोकरे, अगर यहाँ महान परमगुरु द्रोणाचार्य राठौर भी होते तो वो भी इस बूढ़े के 5 उंगलियों वाले पहाड़ के नीचे पक्का मारे जाते। जैसे ही उनकी आवाज शांत हुई, आसमान से एक और कमल पर बैठा सुनहरा बुद्ध नीचे आया और सीधे अरमान आहूजा के सिर पर आ गिरा और पहले वाले में मिल गया, जिससे उस असली कमल पर बैठी बुद्ध की मूर्ति का सुनहरा रंग और भी गहरा हो गया। अरमान आहूजा, जिसकी कमर पहले ही झुक चुकी थी, वो एक बार फिर और नीचे दब गया। फिर भी उसके पैर झील की सतह पर टिके रहे, 1 इंच भी नीचे नहीं धंसे। दुर्वासा प्रताप सिंह के 5 उंगलियों वाले पहाड़ के वार को देखकर झील के दोनों किनारों पर मौजूद भीड़ पूरी तरह से सन्न रह गई। लगातार फैले किनारों पर जो शोर शराबा था वो पल भर में गायब हो गया। बस पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट रह गई, बिल्कुल उदास पतझड़ की हवा और जमा देने वाले मौसम की तरह, जहां कोई किसी का हालचाल पूछने वाला न हो। कोमल हाथों से अपनी भौहें संवारती हुई छोटी सी खिड़की के सहारे अकेली खड़ी हो, किसी रोते हुए झींगुर की तरह। अफसोस, लगभग एक ही समय पर झील के किनारे खड़े सभी दर्शकों ने, चाहे वो गहरी साधना वाले 100 साल के बुजुर्ग हों या फिर जवान और हैंडसम लोग, सभी ने एक साथ गहरी सांस ली, दुर्वासा प्रताप सिंह की बेजोड़ तकनीक और अपनी खुद की कमजोरी पर अफसोस जताते हुए। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक आंतरिक बल की साधना नहीं की थी, उन्हें लगा कि ऐसी चमत्कारी तकनीक ही उनके भविष्य की कोशिशों की मंजिल है। साफ था कि उन्होंने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की लगभग निराशा से भरी आहें नहीं सुनी थीं। भले ही वो 100 साल और जी लें, तो भी वो शायद दुर्वासा प्रताप सिंह के उस अद्भुत स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मिलिट्री कैंप में बिना बैज वाली वर्दी पहने वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा मुड़ा और उसने अपने पीछे खड़े उस सीधे सादे जवान से पूछा, अगर तुम होते तो क्या इसे सह पाते? हरे रंग की वर्दी पहने उस तगड़े नौजवान ने जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी नज़रें झील के बीच में खड़े उस नौजवान पर गड़ा दी, जो कमर झुके होने के बावजूद अभी भी लहराता हुआ सफ़ेद चोगा पहने था, मानो कोई अमर इंसान अनगिनत मुसीबतें सह रहा हो। थोड़ी देर सोचने के बाद, शायद अपनी और उस नौजवान की ताकत के बीच के अंतर को तौलते हुए, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मास्टर को जवाब दिया, ये तो लड़ने के बाद ही पता चलेगा। इन सीधे सादे कुछ शब्दों ने ही उसके उस दबदबे को बयां कर दिया। भारत के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी का सामना करते हुए भी उसे कोई डर नहीं था, बस ब्रह्मांड को चीर देने वाला लड़ाई का जुनून था। सेना का ये अजय युद्धदेव सच में यही था। भीड़ में सबसे ज्यादा खुश निसंदेह मल्होत्रा परिवार के लोग और मल्होत्रा परिवार के मंच के किनारे खड़े सिंघानिया परिवार के लोग थे। वो उन चंद लोगों में से थे जो जानते थे कि परमगुरु अरमान की असली पहचान अरमान आहूजा है। हालांकि वो ये बात तब तक बिल्कुल नहीं बताने वाले थे जब तक अरमान आहूजा पूरी तरह से हार न जाए, वरना कौन एक परमगुरु के खिलाफ उनके साथ खड़ा होने के लिए राजी होता। लेकिन अब बात अलग थी। वो चाहते थे कि दुनिया में हर किसी को पता चले कि परमगुरु अरमान ही अरमान आहूजा है। इस तरह मायरा सिंघानिया कभी भी दोबारा उठ नहीं पाएगी। आर्यन मल्होत्रा और राकेश सिंघानिया सबसे ज्यादा यही देखना चाहते थे। आर्यन मल्होत्रा अरमान आहूजा की पीठ को धीरे धीरे झुकते देखकर अब अपने चेहरे की मुस्कान को नहीं छिपा पा रहा था। इस मुस्कान में एक छुपी हुई नीचता भी थी। जैसे ही अरमान आहूजा मरता, वो पक्का तपस्वी त्रिवेदी को शिखर स्वर्ग विला ले जाता और फिर विला में मायरा सिंघानिया को अपना बना लेता। और झील के किनारे मौजूद सब लोगों में शायद राकेश सिंघानिया ही वो शख्स था जो सबसे ज्यादा चाहता था कि अरमान आहूजा लड़ाई में मर जाए। आखिरकार उसकी मौत के बाद ही वो सिंघानिया परिवार का असली मुखिया बन सकता था और तभी वो चैन से जी सकता था।
वरना अरमान आहूजा के अपनी पत्नी और उसकी कॉस्मेटिक फैक्ट्री के लिए उस प्रोटेक्टिव नेचर को देखते हुए क्या अरमान आहूजा उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता। अंजलि देसाई, जो मिलिट्री कैंप के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी, उसने देखा कि अरमान आहूजा को सातवें कमल पर बैठे सुनहरे बुद्ध ने पहले ही नीचे दबा दिया है। उसने अपने दांत पीसे, अपना दिल पक्का किया, अपना पुराना उसूल तोड़ा और बीच की तरफ चल दी, सीधे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गई जिसके कंधे पर कोई मिलिट्री बैज नहीं था। उसने झुककर धीरे से पूछा, दादा मेहरा, मैंने सुना है कि कालभैरव कमांडो फोर्स का सेनापति बदल गया है। क्या आप जानते हैं कि नया सेनापति कौन है? ये सुनकर बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटी बच्ची, कालभैरव कमांडो फोर्स तो तुम्हारा अपना दादा है और सेनापति का पद बदल गया है, तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम बस मुझे ये बताना चाहती हो कि झील में मौजूद परमगुरु अरमान ही नया सेनापति है, ताकि अगर वो मुसीबत में हो तो मैं उसकी मदद करूं, है ना? जब कोई एहसान मांगना हो तो तुम इस तरह गोलमोल बातें नहीं कर सकती। तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि घोड़ा बिना घास खाए तेज दौड़ेगा? अंजलि देसाई जानती थी कि जनरल भीष्म मेहरा सेना में अपनों की रक्षा करने के लिए मशहूर हैं। जब अभिमन्यु ने एक ऐसा गुनाह किया था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था, तो वो जनरल भीष्म मेहरा ही थे जिन्होंने अभिमन्यु को बचाने के लिए लीडर्स के सामने मेज पर मुक्का मारा था। और इसी गुनाह की वजह से अभिमन्यु का जनरल के पद पर प्रमोशन पूरे 2 साल के लिए रुक गया था, सिर्फ इसलिए कि जनरल भीष्म मेहरा अपनों की इतनी हिफाजत करते थे। अंजलि देसाई ने जानबूझकर अरमान आहूजा की पहचान साफ की, ताकि उन्हें पता चल सके कि अरमान आहूजा भी सेना का ही एक आदमी है और उन्हें इस बछड़े की रक्षा करनी चाहिए। अंजलि देसाई ये सुनकर बड़ी मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं उसकी तरफ से पहले ही आपको शुक्रिया कह देती हूँ। अंजलि देसाई को जाते हुए देखकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक दयालु सी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया और प्यार से कहा, वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है और उसे पता है कि मदद मांगने के लिए कैसे झुकना है। झील के बीचों बीच अरमान आहूजा के कंधे किसी पहाड़ की तरह भारी हो गए थे, फिर भी उसके चेहरे पर गजब की शांति और सुकून था। सब जानते हैं कि साधना का रास्ता पानी का तालाब भरने जैसा है। पुराने जमाने से ही बाह्य बल की दुनिया में कई मास्टर्स ने सिर्फ अपने शरीर के अंदर उस तालाब को बड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उस पानी पर कैसे काम किया जाए, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी भरा एहसास है, जैसे मछली पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना। हालांकि दुर्वासा प्रताप सिंह को शायद आत्मज्ञान मिल गया था। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, इतना कि इन 20 सालों में उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपने शरीर के तालाब को कैसे बड़ा किया जाए। उन्होंने सिर्फ इस कमल पर बैठी बुद्ध की मूर्ति को संवारने पर ध्यान दिया, इसे और ज्यादा शुद्ध और भारी बनाया, जो दुनिया के बाकी सभी मास्टर्स की ऊर्जा से कहीं ज्यादा था। लेकिन बात बस इतनी ही थी। 5 उंगलियों वाला पहाड़, ये सच में बुरा नहीं है, लेकिन अफसोस अगर तुम्हारे पास 20 साल और होते तो शायद तुम सच में देवलोक में पहुंच जाते, कौन जानता है। बस बात यह है। कमर और पीठ झुकाए अरमान आहूजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से आह भरते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगा कि पश्चिमी तिब्बत में छुपकर अपनी जिंदगी के मजे लेना ज्यादा बेहतर था? तुम्हें यहाँ मरने के लिए वापस क्यों आना था? अध्याय 180। अरमान बाबू, इस पवित्र जगह पर तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अरमान आहूजा की बात खत्म होते ही उसने अपने हाथ फैलाए, अपनी कलाइयां मोड़ी, हथेलियां ऊपर की तरफ की और दोनों हथेलियों को सुनहरे कमल के आसन के नीचे लगा दिया, उस सुनहरे बुद्ध को सहारा देते हुए जो उसे नीचे दबा रहा था। फिर उसके पूरे शरीर का वजन थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ और उसने घुटनों को मोड़कर बैठने जैसी पोजीशन ले ली। अगले ही पल उसने अचानक अपने पूरे शरीर का जोर लगाया, उसके मुड़े हुए घुटने सीधे होने लगे और उसके हाथों ने एक साथ पूरी ताकत से ऊपर की तरफ धक्का दिया। उसका शरीर, जो पहली नज़र में कोई बहुत तगड़ा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर खड़े लोगों को इतना शानदार और ऊंचा लगने लगा, जैसे कोई देवता जिसने आसमान और ज़मीन को अलग करने के बाद ज़मीन पर पैर जमाकर आसमान को थाम रखा हो। साफ आसमान से बिजली की गड़गड़ाहट। सबने सिर्फ सफ़ेद कपड़ों वाले उस नौजवान की एक हल्की सी चीख सुनी और वो कमल पर बैठा सुनहरा बुद्ध, जो किसी पहाड़ की तरह भारी था और 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, उसके चिल्लाते ही असल में थोड़ा सा ऊपर उठ गया। हालांकि ये हरकत सिर्फ 1 इंच की थी, लेकिन आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं, जैसे अरमान आहूजा के इस काम ने कमल की नींव को नुकसान पहुंचा दिया हो, जिससे स्वर्ग के भगवान और बुद्ध नाराज हो गए हों। एक के बाद एक अचानक बिजलियां कड़कने लगीं, जिससे वहां मौजूद हर कोई डर गया। खासकर जिन लोगों ने बुरे काम किए थे, ये आवाज़ सुनते ही वो डर के मारे धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़े। झील के किनारे खड़े ओबरॉय परिवार के लोगों ने जब ये नज़ारा देखा तो उनके चेहरे, जो दुख से भरे हुए थे, आखिरकार थोड़े से राहत भरे लगने लगे, जैसे बारिश के बाद का मौसम। हालांकि इससे पहले कि वो खुश हो पाते, उनके सामने जो नज़ारा था उसने उनके पूरे शरीर को ऐसा कर दिया मानो वो किसी बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। मुरझाए हुए पीले सन्यासी कपड़ों में दुर्वासा प्रताप सिंह ने देखा कि कमल पर बैठा वो सुनहरा बुद्ध, जिसे उन्होंने 7 परतों से मजबूत किया था, उसे अरमान आहूजा ने अपने हाथों से ऊपर उठा लिया है।
उनकी पलकें बेकाबू होकर फड़कने लगी और उन्होंने मन ही मन सोचा, इस छोकरे में सच में इतनी दिव्य शक्ति है। यहाँ तक कि तपस्वी त्रिवेदी, जिसके पास कुदरती तौर पर स्वर्ण बोधिसत्व काया है, वो भी सिर्फ अपने शरीर से इस वार का सामना नहीं कर पाता है ना। अरमान नाम वाले लड़के, मैंने साफ तौर पर तुम्हें कमज़ोर समझा था। इतनी कम उम्र में इतनी साधना, तुम्हारे भविष्य के बारे में तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। लेकिन ये कहते हुए दुर्वासा प्रताप सिंह ने एक उंगली बढ़ाई, अपने सिर के ऊपर हवा में मौजूद उन हजारों कमल पर बैठे सुनहरे बुद्धों की तरफ इशारा किया और शून्य की तरफ एक जोरदार आवाज लगाई। बुद्ध को बुलाना आसान है, लेकिन वापस भेजना बहुत मुश्किल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ अपनी ताकत के बल पर तुम उन महान बुद्धों को वापस भेज सकते हो जो तुम्हारे कंधों पर दबाव डाल रहे हैं? दुर्वासा प्रताप सिंह के हवा में इशारा करने के बाद सबने सिर्फ यही देखा कि मानसरोवर झील की सतह से 10 जेगों पर आसमान में सुनहरे कमलों पर बैठे उन सुनहरे बुद्धों ने, जिन्होंने दुनिया के लिए दया से अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, पल भर में अपनी आंखें खोल लीं। हर एक की आंखों में दया और चेहरे पर भलाई का भाव था। वो कमल के आसनों के नीचे मौजूद लोगों को देखने के लिए अपने सिर झुकाए हुए थे, उनके चेहरे दुख भरी दया से भरे थे। गिरो। दुर्वासा प्रताप सिंह के हुक्म के साथ ही पलक झपकते ही मानसरोवर झील पर छाए वो अनगिनत कमल पर बैठे सुनहरे बुद्ध आसमान से गिरती लगातार बारिश की तरह और किसी युद्ध के मैदान में हजारों सैनिकों और घोड़ों की तरह एक के बाद एक अरमान आहूजा की तरफ नीचे गिरने लगे और उसके कंधे पर मौजूद महान बुद्ध के साथ मिलने लगे। हर बार जब कोई कमल पर बैठा बुद्ध अरमान आहूजा के कंधे पर मौजूद सुनहरे बुद्ध से टकराता तो संस्कृत के मंत्रों की एक गूंजने वाली और ताकतवर आवाज आती। अरमान आहूजा ने अभी जिस कमल पर बैठे सुनहरे बुद्ध को थोड़ा सा ऊपर उठाया था, उसने तुरंत फिर से उसके कंधों पर दबाव डाल दिया। अगले ही पल अरमान आहूजा की कमर उस कमल पर बैठे सुनहरे बुद्ध के दबाव से साफ तौर पर नीचे झुक गई थी, जिसने हजारों महान बुद्धों की ताकत सोख ली थी, जिसकी वजह से वो अपनी पीठ सीधी नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा हर एक महान बुद्ध के मिलने से अरमान आहूजा का शरीर थोड़ा और नीचे धंस जाता था। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही सैकड़ों महान बुद्ध आपस में मिल गए। हालांकि अरमान आहूजा के पैर अभी झील के पानी में नहीं धंसे थे, लेकिन लगातार टूटती हुई पानी की सतह से पता चल रहा था कि वो बुद्ध, जिसे उसके कंधे पर बुलाया गया था, कितना भारी था, बिल्कुल किसी पहाड़ की तरह। अगर ये कोई आम इंसान होता या कोई ऐसा आम परमगुरु जिसने आंतरिक और बाह्य दोनों बल की साधना न की हो, तो उस सुनहरे बुद्ध के नीचे वो पक्का कुचलकर चटनी बन जाता। ओबरॉय परिवार के जिन सदस्यों ने ये नज़ारा देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। क्या अरमान आहूजा भी दुर्वासा प्रताप सिंह के इस भयानक हमले को नहीं झेल सका? उनके अलावा मानसरोवर झील के दोनों किनारों पर खड़े बाकी लोग एक बार फिर से मुंह फाड़े हुए थे। उनके दिमाग सुन्न हो गए थे और वो इस खौफनाक नज़ारे को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ पा रहे थे। मिलिट्री कैंप में दादा मेहरा नाम के उस बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अपना सिर घुमाया और पूछा, अगर तुम होते तो क्या इसे सह पाते? अभिमन्यु, जिसने पहले जवाब दिया था, लड़ने के बाद पता चलेगा, इस बार उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं उसे मेरे लिए बुद्ध बुलाने का मौका ही नहीं देता। इस बात का साफ मतलब था कि अगर अभिमन्यु दुर्वासा प्रताप सिंह के 5 उंगलियों वाले पहाड़ के नीचे आ जाता तो वो पक्का उसे नहीं सह पाता। हालांकि सेना के युद्धदेव के तौर पर उसके पास इतनी ताकत तो थी ही कि वो दुर्वासा प्रताप सिंह को 5 उंगलियों वाला पहाड़ इस्तेमाल करने से पहले ही मार गिराए। दादा मेहरा ये सुनकर सिर्फ थोड़ी सी आहें भरते रहे और कुछ नहीं बोले। वो कुदरती तौर पर जानते थे कि उनका शिष्य चाहे जीते या हारे, अकेले मारने की कला में भारत की इस विशाल धरती पर अगर वो खुद को दूसरे नंबर पर मानता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो खुद को नंबर 1 कह सके, यहाँ तक कि महान परमगुरु द्रोणाचार्य राठौर भी नहीं। लेकिन वो सब बीती बातें थीं। अब जब दुर्वासा प्रताप सिंह, जो 20 सालों से शांत थे, पश्चिमी तिब्बत से लौट आए हैं, तो ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि मारने की इस कला में कौन ज्यादा ताकतवर है। दादा मेहरा ने कैंप के किनारे पर देखा कि वो छोटी लड़की अंजलि देसाई परेशान लग रही है और उनके दिल में भी थोड़ी खलबली मची। अगर सफ़ेद कपड़ों वाला वो नौजवान इसे खुद सह सके तो वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर सच में उसकी जान पर बनाई तो भले ही वो बीच बचाव करें। दुर्वासा प्रताप सिंह के 5 उंगलियों वाले पहाड़ के साए में शायद वो भी उसे न बचा पाएं। हर किसी को पता होना चाहिए कि भारत में हमेशा से एक मुहावरा रहा है, मेरे 5 उंगलियों वाले पहाड़ से कोई नहीं बच सकता। दादा मेहरा के दिमाग में ये बात आई ही थी कि उन्होंने देखा कि एक महान बुद्ध एक बार फिर झील के बीच में उतरा और उस नौजवान के कंधों पर बहुत भारी दबाव डालने लगा। पलक झपकते ही वो नौजवान पानी की उस पतली परत के साथ एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और उसका पूरा शरीर किसी विशाल चट्टान की तरह धरती पर गिरते उल्कापिंड की ताकत के साथ झील की गहराई की तरफ गिरा, जिससे एक खौफनाक लहर उठी। अगले ही पल आसमान में बचे हुए वो सैकड़ों कमल पर बैठे सुनहरे बुद्ध, जहां से अरमान आहूजा गिरा था, एक एक करके झील की तलहटी में जा गिरे। हर बार जब कोई पानी से टकराता तो वो भयानक लहरें पैदा करता।
इतना ही नहीं, इससे पहले कि पहली लहर शांत होती, दूसरा महान बुद्ध नीचे आ गिरता, एक दूसरे से जुड़ते हुए। असल में झील के अंदर एक गहरी सुरंग बना रहे थे जहां से तलहटी तक सब साफ दिख रहा था। इस सुरंग से झील के दोनों किनारों पर मौजूद लोग अब उस सफेद कपड़ों वाले नौजवान को नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ उन महान बुद्धों को देख पा रहे थे जो झील की तलहटी में होने के बावजूद अभी भी एक भयानक रोशनी बिखेर रहे थे। ये सब देखकर दुर्वासा प्रताप सिंह की तनी हुई भौहें आखिरकार शांत हो गईं। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और धीरे से एक ऐसा वाक्य बुदबुदाया जिसे झील के दोनों किनारों पर मौजूद हर कोई साफ सुन सकता था। 5 उंगलियों वाले पहाड़ के नीचे कमल गिरता है, एक बार गिर जाए तो 500 साल बीत जाते हैं। अरमान बाबू, ये एक शुभ जगह है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। उनकी बात खत्म होने के बाद आसपास की झील का पानी वापस अंदर की तरफ गिरा और वो सुनहरे बुद्ध की सुरंग जो झील की तलहटी तक पहुंचती थी एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई, जैसे मौत के बाद ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया गया हो। उस विशाल जमीन और आसमान के बीच सिर्फ हंसती हुई लहरों की आवाज सुनी जा सकती थी, किनारे पर रोते हुए लोगों की चीखें नहीं। वार्निंग डिस्क्लेमर, यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियां पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय CM नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी।